प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं और हर बिजनेसमैन इनको फॉलो करता है और अपनी अकाउंटिंग करता है, इसलिए इनका नाम क्या रख लिया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स में क्या क्या आते हैं, ये प्रिंसिपल्स कौन बनाता है बेटा, एक हमारी इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है, अगर आप चाहते हो कि इंडिया के अंदर इतने सारे बिजनेसेस हैं, सारे बिजनेस एक जैसे रूल्स फॉलो करें, एक जैसे स्टैंडर्ड फॉलो करें और सबका यूनिफॉर्म अकाउंटिंग हो, एक जैसे अकाउंटिंग, तो हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे ना कि भाई आप अगर ये रूल फॉलो करोगे तो आप भी ये करोगे, आप भी वो करोगे, हर व्यक्ति वही रूल फॉलो करेगा, तो सारे बिजनेस की अकाउंटिंग होगी जो बेटा, वो कौन सी अकाउंटिंग हो जाएगी, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। इसलिए ये बेटा ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है। क्या बनाती है, और चीजों को ट्रीट करने के लिए कैसे कैसे क्या करना है उसमें लिखे जाते हैं बेटा, ठीक है। और एक होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो प्रिंसिपल्स जिसके बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको अकाउंटिंग में कोई चीज करवाऊंगा तो वो डिपेंड करेगी प्रिंसिपल के ऊपर, कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा जिसको यूज करके मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। तो टोटल 11 प्रिंसिपल्स हैं। देखो पहला प्रिंसिपल का नाम क्या है, नेक्स्ट चैप्टर पे, प्रिंसिपल से पहले हम एक काम करते हैं, बेसिक पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 3.2 पे आ जाओ बेटे, बुक बीच में रख लो ताकि दोनों देख लो, थोड़ी चेयर साइड से लगा लो। मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए क्या लिखा गया बेटा, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ एंड रूल एडॉप्टेड एंड प्रपोज्ड एज ए गाइड टू एक्शन, ए सेटल्ड ग्राउंड या बेसिस ऑफ कंडक्ट या प्रैक्टिस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो सेट किए गए हैं इसलिए ताकि कोई भी अकाउंटिंग एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग की जा सके, ठीक है। ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दी थी डेफिनेशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं बेटा, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। जो मैंने आपको बोला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, और एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है। अब आपको कि सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेटा बेसिक अजम्पशंस, बेसिक अजम्पशंस। यानी अगर आज आप मेरी क्लास में आए हो और क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि हम आज अकाउंट्स पढ़ेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेटा मेरी अकाउंट्स की क्लास में आए हो तो दिस इज एज्यूम्ड, हम क्या पढ़ेंगे, अकाउंट्स पढ़ेंगे। अगर मुझे आज अकाउंट्स ना पढ़ा के आपके कैरियर के ऊपर लेक्चर देना है, आफ्टर 12th क्या करोगे, तो फिर मुझे बेटा पढ़ाने से पहले आपको बताना होगा कि बेटा आज हम अकाउंट्स नहीं पढ़ेंगे, हम कैरियर काउंसलिंग के ऊपर लेक्चर लेंगे, समझ गए। लेकिन अगर मुझे अकाउंट्स ही पढ़ानी है तो बताने की जरूरत तो नहीं है ना, दिस इज बेसिक अजम्पशन कि हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो अकाउंट्स ही पढ़ना है, इसको अलग से लिखने की जरूरत या बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे बेटा अकाउंट्स के अंदर भी है। अकाउंट्स के अंदर 3 बेसिक एजम्पशंस हैं जिसको एज्यूम्ड कर लिया जाता है कि ये तो होगा ही होगा, इसके अलग अगर कुछ होगा तो लिखने की जरूरत है, वो कब आएगा तब पढ़ेंगे बेटा। आगे आ जाओ, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, कॉन्सेप्ट बनाए गए, इनकी फीचर्स क्या क्या है बेटा। पहली फीचर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। बेटा ये हमने बनाए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। यानी हम लोगों ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के लोगों ने सब मिलजुल के इन प्रिंसिपल्स को बनाया है ताकि सारी यूनिफॉर्म अकाउंटिंग हो पाए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेटा रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल। अब आपको कि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है बेटा, टाइम टू टाइम अगर हमें लगता है कि इंडिया के अंदर चेंज करने की जरूरत है तो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेटा इस प्रकार बनाए गए हैं ताकि किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन ना हो, सारे
उसको एक्सेप्ट करें। सारे बिजनेसेस इसको एक्सेप्ट करते हैं बेटा, राइट। द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूजुअली डिपेंड्स ऑन हाउ इट मीट्स 3 क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया को मीट्स करता है। रिलीवेंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रिलीवेंट इफ दे आर रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर्स। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं ताकि अकाउंटिंग करने से वो इंफॉर्मेशन मिले जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा जनरली एक्सेप्टेड तो होंगे ही होंगे। दूसरा, ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ऑब्जेक्टिव इफ दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस ऑफ द पर्संस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपका पर्सनल बायस नेस ना रहे, यानी अकाउंट्स बनाते वक्त अपने पर्सनल इंटरेस्ट को आप क्या करो, इग्नोर करो। ठीक है, आप लोगों से पर्सनल इंटरेस्ट इग्नोर करने का मतलब, पर्सनल इंटरेस्ट इग्नोर करने का मतलब, मान लो मैं बायोलॉजी क्लासेस की अकाउंटिंग कर रहा हूं और बायोलॉजी क्लासेस का प्रॉफिट आ रहा है 8 लाख रुपए साल का, और मैंने 8 लाख के ऊपर टैक्स देना नहीं था, तो मैंने जानबूझ के बोगस एक्सपेंसेस डाल दिए। और बोगस मतलब फेक खर्चे, फेक खर्चे डाल डाल के प्रॉफिट को बेटा मैं 1 लाख रुपए तक ले आया। तो इसके अंदर मेरा क्या आ गया, पर्सनल इंटरेस्ट, टैक्स बचाना था। ये नहीं होना चाहिए, इसी के लिए तो प्रिंसिपल बनाए गए हैं, लिखा हुआ प्रिंसिपल आएगा इस बारे में भी, ताकि मैं अपने पर्सनल कोई खर्चे ना डाल पाऊं, फेक खर्चे ना डाल पाऊं, बोगस एंट्री ना कर पाऊं बिजनेस के अंदर। ठीक है, इसके लिए प्रिंसिपल बनाया बेटा, आएगा तो डिस्कस करेंगे। दूसरा है फिजिबल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं बेटा वो फिजिबल्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो इनप्रैक्टिकल है, वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि हर कोई उसको अडॉप्ट कर सकता है, हर कोई उसको यूज कर सकता है बेटा। ठीक है, ये इसकी फीचर्स हैं। नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों हुई? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड इफ इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसे। अगर बेटा सारे बिजनेसेस एक जैसी अकाउंटिंग करेंगे तो बेटा बताओ यूजर्स को, पब्लिक को अकाउंट समझना आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर इंडिया के अंदर 1 लाख बिजनेस है और 1 लाख के 1 लाख बिजनेस अपनी अपनी मर्जी से अपने तरीके से अकाउंटिंग करने लग जाए तो क्या कोई समझ पाएगा उनकी अकाउंटिंग? नॉट पॉसिबल। तो अकाउंटिंग समझना तभी आसान है जब वो यूनिफॉर्म हो। आप जो मेरे से अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ोगे बेटा, इंडिया का हर बच्चा अकाउंटिंग प्रिंसिपल वही पढ़ेगा, चाहे अकाउंट्स में ऑथर कोई भी है, स्टेट कोई भी है, टीचर कोई भी है, स्कूल कोई भी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज नहीं होंगे। आप यहां पढ़ो या किसी गांव में पढ़ो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वही रहेंगे बेटा। ठीक है, इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत थी ताकि अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी आ जाए। नेक्स्ट, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। अजम्पशंस को बेटा कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं। अजम्पशंस मतलब कोई चीज एज्यूम्ड कर लेना जिसको बताने की जरूरत नहीं है। आज मेरी क्लास में आए हो तो ये एज्यूम्ड है कि मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैंने आपको, जब आप आए मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, क्या मैंने आप लोगों को बताया कि आज के क्लास में अकाउंट्स पढ़ेंगे? नहीं बताया, क्योंकि ये क्या है, बेसिक एजम्पशन है। ऐसे अकाउंटिंग की भी बेटा बेसिक एजम्पशंस होती होंगी। क्या एजम्पशंस है बेसिक? पहली एजम्पशंस कौन सी है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न एजम्पशंस का मतलब क्या है बेटा? गोइंग कंसर्न एजम्पशंस का मतलब है, अगर आप किसी बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हो, मान लो बायोलॉजी क्लासेस के अकाउंट्स बना रहे हो बेटा, तो जब आप बायोलॉजी क्लासेस के अकाउंट्स बनाओगे तो ये एज्यूम्ड कर लेना कि बायोलॉजी क्लासेस का बिजनेस नेक्स्ट कम से कम 1 ईयर तक तो चलेगा, फोरसीएबल पीरियड तक चलेगा। फोरसीएबल मतलब नेक्स्ट कम से कम 1 ईयर तक चलेगा, ये एज्यूम्ड कर लेना। अब आप कहोगे सर अगर एज्यूम्ड ना करें तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? बेटा अगर बायोलॉजी क्लासेस में ये टीवी 2 लाख रुपए का खरीदा था तो हमारी बैलेंस शीट की एसेट में कितना आ रहा होगा? 2 लाख रुपए का आ रहा होगा। अगर डेप्रीसिएशन लगा होगा तो वो माइनस हो गया होगा, मैक्सिमम 2 लाख का आ रहा होगा बैलेंस शीट की एसेट में, या नहीं आ रहा होगा? 2 लाख का आ रहा होगा। अगर ये बिल्डिंग मैंने 1 करोड़ की खरीदी थी तो बैलेंस शीट में कितने की आ रही होगी? 1 करोड़ की आ रही होगी। तो बेटा ये 1 करोड़ की ही रहेगी बिल्डिंग बैलेंस शीट में, अगर हमारे बिजनेस में गोइंग कंसर्न एजम्पशन है तो। अगर हमारा बिजनेस कम से कम 1 साल तक चलता है तो हमारी बुक्स में जो वैल्यू लिखी है ना, उसी वैल्यू पे बैलेंस शीट बनेगी, मार्केट वैल्यू को देखा नहीं जाएगा। अब एक बच्चा कहता है सर मैं किसी बिजनेस के अकाउंट्स बनाने के लिए गया, मैं किसी बिजनेस के अकाउंट्स की ऑडिट करने के लिए गया, ऑडिट मतलब चेकिंग, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मुझे पता लगा सर
31 मार्च की मैं उनकी बैलेंस शीट बना रहा हूं और मुझे किसी अननोन सोर्स से पता लगा 3 महीने बाद ये बिजनेस बंद हो जाएगा, 3 महीने के बाद ये बिजनेस क्लोज हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है इस बिजनेस को करना। तो बताओ वो बिजनेस गोइंग कंसर्न है या नहीं है? नहीं। गोइंग कंसर्न का मतलब मैंने क्या बताया था, कम से कम 1 साल तक वो बिजनेस चलता रहे। ये हम एज्यूम्ड करेंगे कि कम से कम हमारा बिजनेस कब तक चलता रहे, 1 साल तक चलता रहे, फोरसीएबल पीरियड तक चलता रहे। ये हमें अजम्पशन लेनी है। जब तक कुछ अलग दिखाई नहीं देगा ये अजम्पशन है हमारी, ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे हम। बट अगर बेटा मुझे कहीं से पता लगे कि ये बिजनेस नहीं चलेगा अगले 1 साल तक, 3 महीने में क्लोज होना है इस बिजनेस को, तो बेटा मैं अपने अकाउंट्स बनाते वक्त एक नोट डालूंगा। नोट क्या डालूंगा? दिस बिजनेस इज नॉट गोइंग कंसर्न। क्या लिखूंगा? दिस बिजनेस इज नॉट गोइंग कंसर्न। ये बिजनेस गोइंग कंसर्न है ही नहीं। जो हमें अकाउंट्स में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, एजम्पशन पढ़ाई गई थी, वो एजम्पशन ले ही नहीं सकते हम इस बिजनेस के लिए, क्योंकि 1 साल तक नहीं चलेगा। ये मैं नोट डालूंगा बेटा उसके अकाउंट्स के अंदर जब मैं अपनी अकाउंटिंग करूंगा तो, ठीक है। दिस बिजनेस इज नॉट गोइंग कंसर्न। ये बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है, ये बिजनेस अगले 1 साल तक नहीं चलेगा। तो आप कहोगे सर डाल दोगे तो क्या होगा इसका इफेक्ट? इसका इफेक्ट होगा बेटा, अगर मैंने उनकी बुक्स में ये लिख दिया ना दिस बिजनेस इज नॉट गोइंग कंसर्न, तो मैं बिजनेस की जितनी भी एसेट है ना मार्केट वैल्यू पे दिखाऊंगा। फिर मैं बोलूंगा ये बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू लगवाओ और जो एक्चुअल वैल्यू है वो लिखो। मैं बोलूंगा तुम्हारी कंपनी में जितना स्टॉक है उसकी वैल्यू लगवाओ और वो वैल्यू लिखो जो एक्चुअल वैल्यू है इसकी। मुझे हर चीज की मार्केट वैल्यू चाहिए और वो बैलेंस शीट में डालो, तभी मैं अपने साइन करूंगा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अदरवाइज मैं साइन नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन ये कब होगा बेटा? ऐसा इतनी रिस्ट्रिक्शन और इतना स्ट्रिक्ट मैं कब होऊंगा? जब किसी का बिजनेस गोइंग कंसर्न ना हो। और किसका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं होगा? जिसका बिजनेस एटलीस्ट कम से कम 1 साल तक भी ना चल पाए। अब एक बच्चा पूछा सर 1 साल की एजम्पशन कहां से है, 2 साल क्यों नहीं माना? बेटा अकाउंट्स हम हर साल बनाते हैं, अकाउंट 2 साल के बाद नहीं बनाते, अकाउंट्स हम हर साल बनाते हैं। तो अगली साल दोबारा एजम्पशन ले लूंगा, 2 साल की अभी क्यों डालूं? अभी तो 1 साल की डालते हैं ना, अगली साल तो बैलेंस शीट दोबारा साइन होगी तो दोबारा एजम्पशन ले लेंगे। तो इसलिए 1 साल की डाला गया। फोरसीएबल पीरियड का मतलब 1 ईयर माना गया बेटा, क्लियर। आओ अब बुक में देखते हैं क्या लिखा है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए फोरसीएबल फ्यूचर। यहां लिखा है ना फोरसीएबल फ्यूचर, इसका मतलब क्या है? 1 ईयर, कम से कम। ये बेटा 1 मिनट, 1 साल तक चलेगा एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशंस। एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशंस का मतलब है जिस तरीके से चलता है चलता रहेगा, इनकी ऑपरेशन में भी कोई कट नहीं लगने वाला। मतलब पहले 5 फैक्ट्री चला रहे थे, अब भी 5 ही फैक्ट्री चलाते रहोगे। कोई ऐसा नहीं है कि 2 फैक्ट्री बंद हो रही है। अगर 2 फैक्ट्री बंद हो रही है ना तो मैं वहां कंडीशन लगा दूंगा दिस बिजनेस इज नॉट गोइंग कंसर्न। ये तो 2 फैक्ट्री बंद हो रही है, 2 फैक्ट्री आज बंद हुई है तो 3 कल बंद हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये बिजनेस 1 साल तक चलने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न assumption prescribes that transaction should be recorded and reported on the basis that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business। यानी हमारी कोई इंटेंशन बिजनेस को बंद करने की नहीं है। इस चीज को एज्यूम करते हुए हम अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। और इस चीज को अगर आपने बेटा एज्यूम कर लिया ना कि अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो आप बेटा अपनी बुक्स में जो भी एसेट लायबिलिटी है वो बुक वैल्यू पे दिखाओगे, नॉर्मल वैल्यू पे दिखाओगे, मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाओगे। कभी भी बुक्स में मार्केट वैल्यू नहीं दिखाई जाती जब तक इमरजेंसी ना हो। और अगर हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो देयर इज ए इमरजेंसी, ठीक है। हाँ जी, मान के चलो अगर सीए ने वो नोट डाला ही नहीं और अगर उसे पता ही नहीं चलेगा बिजनेस, हाँ चलेगा, सब कुछ चलेगा बेटा। अब जब मैंने बोला जब पता लगा, नहीं पता लगा तो सब कुछ चलेगा बेटे। पता लग गया बट इन्होंने हरी पत्ती की गड्डी दे दी मेरे को, तब भी मैं मान लूंगा नहीं पता लगा, अंदर खाते चली जाएगी बातें। हाँ जी, तो मेरे को तो पैसा मिल रहा है, बंद कर दो, क्या दिक्कत है? हाँ
बहुत सारे बिजनेस पर्पज हो सकते हैं। उनको पता है मार्केट वैल्यू में मेरी बिजनेस की एसेट की वैल्यू बहुत कम है, अगर मार्केट वैल्यू पे दिखा दिया गया तो बिजनेस की वैल्यू डाउन जाएगी, शेयर का प्राइस डाउन जाएगा, हमारा लॉस होगा। ठीक है, आओ बेटे अब इतना इसका मतलब समझ गए ना। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हो गया, कम से कम 1 साल तक चलेगा, और गोइंग कंसर्न है तो बुक वैल्यू पे एसेट दिखाई जाएंगी, मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाई जाएंगी। ये क्लियर है पक्का? मार्केट वैल्यू पे एसेट्स, क्या मार्केट वैल्यू पे एसेट्स को दिखाई देगी, मार्केट वैल्यू पे एसेट्स को दिखाई देगी। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है बेटा, एक प्रिंसिपल आएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं फॉलो करना पड़ेगा? अगर सर हमने मार्केट वैल्यू पे दिखा दिया एसेट्स तो क्या हो जाएगा? अगर नॉट कंसर्न है, वो नॉट गोइंग कंसर्न है। बेटा देखो इंडिया की ना ये कुछ ड्रॉबैक है, फॉरेन कंट्रीज में ना IFRS होता है, इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, वहां पे मार्केट वैल्यू दिखाई जाती है, इंडिया में नहीं दिखाई जाती। इंडिया में हम इंडिया के रूल्स को फॉलो करेंगे या बाहर के रूल्स को? तो इंडिया के रूल्स में ऐसा है तो दिखाओ ना। प्रिंसिपल को फॉलो ना करे तो क्या प्रिंसिपल को फॉलो ना चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी बैलेंस शीट साइन नहीं करेगा? और टैक्स करवा दे तो इनसे किसी चीज की मार्केट डाउन तो होती है, कोई भी नहीं करेगा, हर एसेट की कोई भी नहीं करेगा। करवा लोगे तो करवा लो फिर। इंडिया में सब कुछ चलता है बेटा, क्या नहीं चलता है इंडिया में? इंडिया में सब कुछ होता ही तो इलीगल है, लीगल तरीके से तो बिजनेस करना मुश्किल है। तो बहुत सारे लोग इलीगल चीजें करते हैं, लेकिन जिस दिन हत्थे चढ़ गए उस दिन मोदी टांग नहीं देगा, फिर उस दिन आगे पीछे के सारे याद आ जाएंगे फिर कर्म। सर लेकिन एसेट्स तो मार्केट डाउन तो होती है, एसेट्स की क्या? एक्चुअल प्राइस से फ्यूचर में एसेट्स वैल्यू डाउन तो होती है, तो अगर बाकी वैल्यू दिखा देंगे तो नहीं बेटा वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि मार्केट वैल्यू डाउन होती है, मार्केट वैल्यू तो बढ़ती भी है डाउन भी होती है। बट अगर मैं नहीं दिखाना चाहता मार्केट वैल्यू पे तो कोई तो रीजन होगा, नहीं दिखाना चाहता। हाँ जी, कंसिस्टेंसी एजम्पशन बेटा, गोइंग कंसर्न ये एजम्पशन है। एक बच्चे ने बोला सर ये बिजनेस ना गोइंग कंसर्न है, मतलब मेरे को पता है 1 साल तक चलेगा, तो सर लिखूं दिस बिजनेस इज गोइंग कंसर्न? आप बताओ लिखने की जरूरत है या नहीं है? नहीं बेटा ये एजम्पशन है, एजम्पशन को लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने की जरूरत कब होगा? जब ये एजम्पशन ना हो। अगर बिजनेस 1 साल तक चलना ही है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक एजम्पशन है, मान लिया जाएगा कि ये गोइंग कंसर्न है। क्लियर? दूसरी एजम्पशन क्या है? तो ऐसे तो जितने भी नए स्टार्टअप होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो गोइंग कंसर्न में है, यस और जो ना चलता है बेटा ये आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के अलग से डिस्कशन करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज बेटा हम यहीं अटक के रह जाएंगे। ठीक है, एक काम करना आप अपने नोट डाउन करते रहा करो बेटा क्वेश्चंस, एक लेवल तक ठीक है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे ना तो हम अपना चैप्टर नहीं कर पाएंगे बेटा। राइट, मैंने आपको एक ही चीज बताई है कि अगर गोइंग कंसर्न है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है 1 साल तक बिजनेस नहीं चलेगा, इट मींस योर बिजनेस इज नॉट गोइंग कंसर्न। आप अपनी सारी बैलेंस शीट वगैरह और सारी चीजें होती हैं उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करोगे। इसके अलावा भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो भी पूरा करोगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें बस इतना बताया गया बेटा कि गोइंग कंसर्न है या नहीं है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज एजम्पशन, नहीं है तो लिखो और बुक्स में मार्केट वैल्यू पर चीजें दिखाओ। इसके अलावा ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, वो अलग से करेंगे। दिस इज थ्योरी ना बेटा, इसको डिटेल में अलग से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या है, क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब तो लगातार चलते हैं। कोई चीज एक बार अडॉप्ट कर ली जाए तो वो बार बार ईयर आफ्टर ईयर वही चीज यूज होती रहे। बेटा अकाउंट्स के अंदर ना मेथड्स होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन? एसी की 1 साल में वैल्यू कितनी कम होगी, दैट इज डेप्रिसिएशन। इसको लगाने के 2 मेथड है, आगे आएगा भी, एक WDV मेथड है, एक SLM। WDV SLM यानी 2 तरीके हैं, आप कौन सा यूज करना चाहते हो दैट इज योर चॉइस अकाउंट्स के अंदर। बट अगर आपने एक मेथड फॉलो कर लिया तो ईयर आफ्टर ईयर वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस बार कोई और मेथड, अगली बार कोई और मेथड, उससे अगली बार कोई और मेथड। नो, एक मेथड 1 साल में फॉलो करना है, आपकी मर्जी कर लो जो करना है, बट ईयर आफ्टर ईयर फिर उसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। चेंज कर सकते हो बट उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है? जब तक आपको पब्लिक इंटरेस्ट में ना लगे चेंज करना, आप चेंज नहीं कर सकते। जब तक आपका कोई लॉ रिक्वायर्ड ना कहता हो कि भाई ये करना ही पड़ेगा, तब तक आप चेंज अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने बोला डेप्रिसिएशन का मैं मेथड नंबर 1 यूज करूंगा
तो बेटा मेथड नंबर 1 हर साल यूज करूंगा, फिर मेरी मर्जी नहीं चलेगी कि पहले साल में कोई और मेथड, दूसरे साल में कोई और मेथड। ये कंसिस्टेंसी एजम्पशन कहती है। ये एज्यूम्ड कर लिया जाता है कि हर कंपनी अगर एक बार एक मेथड यूज करेगी तो बार बार फिर वही मेथड यूज करेगी बेटा। ठीक है। स्टॉक को निकालने के दो मेथड होते हैं, लीफो, फीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो LIFO, लास्ट इन, जो लास्ट में आया, फर्स्ट आउट उसको पहले निकालो। फीफो FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट, जो सबसे पहले आया होगा उसको सबसे पहले निकालो। फीफो मतलब पुराना सामान पहले निकालो एक तरह से। ये भी बेटा आपका मेथड्स हो गया। आप जो पहले यूज करोगे ईयर आफ्टर ईयर फिर उसी को यूज करो। ठीक है। कंसिस्टेंसी एजम्पशन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है बेटा। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स वंस अप्लाइड, एक बार आपने अप्लाई कर लिए, shall be applied year after year to meet the qualitative characteristics। हर साल आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सेम फॉलो करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर सेम फॉलो क्यों करेंगे? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 1 में एक पॉइंट था कंपेरेबिलिटी, था या नहीं था? कंपेरेबिलिटी, 2 सालों का रिजल्ट कंपेयर कब हो पाएगा? जब दोनों साल में सेम प्रैक्टिस फॉलो हो रही होंगी या अलग अलग प्रैक्टिस फॉलो हो रही होंगी। एक साल में 11th करी, एक साल में 12th करी, आज अकाउंट्स पढ़ी और कल भी अकाउंट्स पढ़ो तो कंपेयर कर पाओगे? आज अकाउंट्स पढ़ी, कल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो क्या कंपेयर कर पाओगे? नो। सेम प्रैक्टिस फॉलो होंगी तो कंपेयर कर पाओगे। इसलिए बेटा कंसिस्टेंसी अजम्पशंस को लाना पड़ा कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस में। जो सिस्टम एक बार फॉलो कर लिया, ईयर आफ्टर ईयर आप उसको फॉलो करेंगे बेटा अकाउंट्स बनाते वक्त। 2 अजम्पशन होगी। पहली कौन सी अजम्पशन थी आपकी? गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहती है हमें? कम से कम जब हम अकाउंट्स बना रहे होंगे बेटा किसी बिजनेस के, तो हम एज्यूम करेंगे किसी बिजनेस को हम कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू करेंगे। अगर आप 1 साल तक कंटिन्यू करने वाले हैं तो आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो अपनी बुक वैल्यू पे आप बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी दिखा सकते हो। और अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर सारी एसेट और लायबिलिटी किस पे आएंगी? मार्केट वैल्यू पे। ठीक है। और अदर फॉर्मेलिटीज भी होती हैं, वो भी पूरी करनी पड़ेगी, बट वो तब आएगा जब आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कंसिस्टेंसी, एक मेथड एक बार फॉलो कर लिया तो ईयर आफ्टर ईयर वही मेथड फॉलो होगा, मेथड को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। तीसरी एजम्पशन कौन सी है? एक्रूअल एजम्पशन। बेटा चैप्टर नंबर 4 कराऊंगा मैं तुम्हें। चैप्टर नंबर 4 जब मैं आपको कराऊंगा ना, उसमें बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या पढ़ाऊंगा मैं? एक इंट्रो दे रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा, आपको समझ भी नहीं आएगा। उसमें ना 2 मेथड्स है बेटा, मेथड 1, मेथड 2 प्रैक्टिसेस। एक कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है, एक एक्रूअल बेस अकाउंटिंग होती है। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या करती है बेटा? कैश बेसिस अकाउंटिंग पता है कैसे करती है? कैश बेसिस अकाउंटिंग कहती है किसी खर्चे की पेमेंट कर दी तो खर्चा, और किसी खर्चे की पेमेंट नहीं करी तो फिर वो हमारा खर्चा नहीं है। मान लो मैंने अपने स्टाफ से काम करवाया और पेमेंट कर दी तो क्या मान लिया जाएगा? बिजनेस का एक्सपेंस मान लिया जाएगा। मैम से काम नहीं कराया, पेमेंट कर दी एडवांस में, तब भी उसको एक्सपेंस मान लिया जाएगा क्योंकि पेमेंट कर दी। समझ रहे हो? मैम से काम करवाया बट उसकी सैलरी पे नहीं करी और साल खत्म हो गया तो ये कैश बेसिस अकाउंटिंग कहती है कोई खर्चा नहीं है हमारे बिजनेस का, क्योंकि कैश बेसिस अकाउंटिंग में कैश से लेना देना है। कैश आएगा तो इनकम और कैश जाएगा तो खर्चा। अब आपने जब पेमेंट ही नहीं करी तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। आप दिल से बताओ बेटा, अगर आपने अपनी कंपनी में अपने स्टाफ से काम करवा लिया तो सैलरी आपका एक्सपेंस है या नहीं है? है। बेटा पे करो या ना करो वो अलग मैटर है। पे नहीं करोगे तो आपको कल पे करना पड़ेगा, कल नहीं पे करोगे तो परसों पे करना पड़ेगा, परसों नहीं करोगे तो 1 महीने बाद पे करना पड़ेगा। वो पेमेंट तुम्हारी लायबिलिटी बन जाएगी अगर पे नहीं करोगे तो। लायबिलिटी का मतलब समझते हो क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब जो पैसा हमने किसी का देना है, तो बेटा अगर बेनिफिट ले लिया तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी, खर्चा तो तुम्हारा माना जाएगा ही जाएगा लॉजिकली, चाहे तुम पेमेंट करो चाहे पेमेंट, लेकिन ये लॉजिकली है ना। दिस इज एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग फेयर अकाउंटिंग है। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग कहती है हमें कैश से लेना देना नहीं है,
हम तो बेनिफिट देखेंगे, बेनिफिट ले लिया तो खर्चा है और बेनिफिट नहीं लिया तो खर्चा। वही तुम्हें पढ़नी भी है बेटा 11th क्लास में, पूरी साल अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ोगे, 12th में भी अक्रूवल पढ़ोगे। लेकिन एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसमें दोनों का कंपैरिजन बताया गया है आपकी बुक में। उसमें कैश बेसिस अकाउंटिंग के बारे में ये बोला गया है कि अगर आपने माल बेच दिया, सेल कर दी बेटा, माल बेच दिया लेकिन उधार पे बेचा है माल, तो बताओ तुम्हारी सेल है या नहीं है। उधार में माल बेचना क्या माल बेचना नहीं होता? उधार में माल बेचना है या नहीं है? सेल है या नहीं है? तो ये एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग कहती है। कैश बेसिस अकाउंटिंग कहती है मुझे कैश से लेना देना है, बताओ पैसा आया नहीं आया, मैं कहूंगा पैसा नहीं आया, उधार है, कह रहा फिर वो सेल ही नहीं है। कैश बेसिस अकाउंटिंग कैश को देखती है, कैश आया तो सेल है और कैश नहीं आया तो सेल नहीं है। उधार को मानती नहीं कैश बेसिस अकाउंटिंग। और एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग कैश को देखती नहीं, वो तो कहती है माल बेचा है, चाहे कैश में बेचो चाहे उधार में बेचो, सेल है। माल खरीदा है, चाहे उधार में खरीदो चाहे पैसे देके खरीदो, परचेज है वो। तो कौन सी अकाउंटिंग ठीक है वैसे, कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस? एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग फेयर है बेटा, सही है। कैश बेसिस अकाउंटिंग कोई भी फॉलो नहीं करता एक्सेप्ट प्रोफेशनल्स, जिनका काम ही है बेटा पैसा लेना। उधार में जो बिजनेस काम नहीं करते, लाइक कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग सेंटर्स का कभी ऐसा काम देखा है आपने कि 1 साल की फीस 2 साल के बाद ले लेते हैं? नहीं ना, ये सारा काम क्या होता है कैश में। डॉक्टर्स का काम देखा आपने कभी उधार में? डॉक्टर्स तो उधार बिल्कुल नहीं करते, डॉक्टर्स तो पहले पर्चा बनवाओ, फीस दे दो, बाद में 10 मिनट के बाद नंबर आएगा, ऐसे ही होता है ना। तो उनका सारा काम किस में होता है? कैश में, उधार होती नहीं। तो वो लोग बेटा लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, ये लोग कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, कर सकते हैं, सारे नहीं करते, कर सकते हैं। बट ज्यादातर बिजनेस कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करेंगे? एक्रूअल। और ये एजम्पशन भी है बेटा, एक्रूअल एजम्पशन मतलब हम ये एज्यूम्ड कर लेंगे कि आप कौन सी अकाउंटिंग को फॉलो करोगे, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब आप कैश बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो, आप एक डॉक्टर हो और आप कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करना चाहते हो, कर सकते हो, अलाउ है आपको बेटा कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करना। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि हम एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो नहीं करेंगे, हम कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, ये आपको लिखना पड़ेगा। बट अगर एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो क्या मान ली जाएगी? एजम्पशन है, मान ली जाएगी, वो तो सारे करते हैं बेटा। तो 3 एजम्पशंस हैं टोटल बेटा। पहली क्या थी? गोइंग कंसर्न। दूसरी क्या थी? कंसिस्टेंसी। तीसरी क्या थी? एक्रूअल। एक्रूअल मतलब जिसके अंदर कैश से लेना देना नहीं है, बेनिफिट से लेना देना है। अगर हमने खर्चों का बेनिफिट लिया है तो हमारा खर्चा है, और अगर खर्चों का बेनिफिट नहीं लिया तो हमारा खर्चा। आपने बेटा मेरे को 12th क्लास की फीस आज ही पे कर दी, 12th क्लास की फीस मुझे 11th क्लास में पे कर दो आप लोग, तो बताओ क्या ये 11th क्लास का खर्चा माना जाएगा तुम्हारा? क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि तुमने आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया। वो 11th क्लास का खर्चा कभी नहीं माना जाएगा। ये कौन सी अकाउंटिंग कहती है, एक्रूअल बेस या कैश बेसिस? एक्रूअल बेस। अगर तुम्हारा बिजनेस कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करता है, तुम कैश बेसिस को फॉलो करते हो, तो तुम इसको खर्चा मान लोगे। तुम खर्चा क्यों मान लोगे? तुम कहोगे सर हम कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, हमने आपको पैसे दिए हैं, कौन सी साल के दिए हैं? क्या मतलब? पैसे दिए हैं ना, हमारा खर्चा है। क्योंकि कैश बेसिस अकाउंटिंग तो पैसों से लेना देना है, पैसा दिया है तो खर्चा है और पैसा मिला है तो इनकम है। पर्पज ईयर्स कुछ नहीं देखती। क्लियर है बेटे? तो इसमें अजम्पशन किसके लिए? एक्रूअल के लिए, कैश के लिए? एक्रूअल अजम्पशन है। एक्रूअल मतलब हर बिजनेस ये मान लिया जाएगा एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो नहीं करते, ये एज्यूम किया जाएगा बेटा। क्लियर है? पक्का? अब 5 मिनट लगाओ, तीनों को डिटेल में पढ़ लो बेटा, तीनों को डिटेल में पढ़ लो, तीनों के 3 पॉइंट्स को 5 मिनट में, और जो पॉइंट है मेरे से पूछ लो बेटा। अब आपका कोई जो वैलिड पॉइंट है, वो आपका कोई डाउट है, वो आप पूछ सकते हो, उसके बाद प्रिंसिपल्स पे जाएंगे। अगर हम पहले कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं और अगर हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो बेटा। अगर आप कैश पहले कैश थे, अब कैश नहीं फॉलो करना चाहते, एक्रूअल, बट उसको मेंशन करना पड़ेगा फिर कि हम पहले कैश कर रहे थे अब एक्रूअल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग से एक्रूअल करनी है तो कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो एज्यूम्ड है कि हम एक्रूअल करते हैं। ठीक है? और कैश बेसिस अकाउंटिंग बेटा ज्यादातर बिजनेसेस के लिए अलाउड ही नहीं है, इनकम टैक्स रोक देता है
बिजनेसेस को, जिसके ऊपर इनकम टैक्स अप्लाई होता है वो कहता है कि नहीं हम कैश बेसिस को नहीं मानते, हम किसको मानेंगे, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे। बट कैश बेसिस अकाउंटिंग कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, कैश बेसिस अकाउंटिंग आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर कौन से बिजनेसेस करेंगे, कैश बेसिस अकाउंटिंग को कौन सा बिजनेस फॉलो करेगा, जिसका काम ही सारा किसका है, कैश का है, उसको एक्रूअल से फर्क नहीं पड़ता, वो कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करेगा। बट जिसका काम उधार का है वो कभी भी कैश बेसिस को फॉलो, क्योंकि मान लो बेटा आपने 100 करोड़ रुपए का माल बेचा और 100 में से 80 करोड़ का माल उधार है आपका, तो क्या 20 करोड़ की सेल दिखाओगे? आप तो चाहोगे ना मैंने 100 करोड़ का माल बेचा है तो 100 करोड़ की सेल दिखाऊं, और दिखानी भी चाहिए आपको, उधार है तो क्या हो गया, कल आ जाएगा पैसा। तो आप एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करो, ठीक है। एक्यूरेट ये क्या है, एक्चुअल असम्पशन में हाँ। कैश और ये उधार दोनों चलता है। बेटा कैश और उधार दोनों चलेगा, लेकिन एडवांस में कोई पेमेंट कर दी तो उसको खर्चा नहीं मानेगी ये अकाउंटिंग। ये कहती है मैं बेनिफिट देखूंगी, मैं मेरिट पे काम करूंगी। अगर आपने इस साल का खर्चा पे किया है तो खर्चा है, अगर आपने अगली साल की फीस पे कर दी तो फिर वो खर्चा नहीं है इस साल का। तुम मेरे को 12th क्लास की फीस पे कर दो आज, वो तुम्हारा 11th का खर्चा है क्या? एक्रूअल बेसिस उसको खर्चा मानने से इंकार कर देगी चाहे तुमने पेमेंट कर दी। एक्रूअल बेस कहेगी ये तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंस है, एसेट है तुम्हारी ये, ठीक है। 12th क्लास की फीस को 11th क्लास का खर्चा नहीं मानने देगी एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। बट कैश बेसिस अकाउंटिंग 11th का ही खर्चा काउंट कर लेगी चाहे आप 12th की फीस पे कर दो। मान लो 11th की फीस मेरी 22,500, 12th की फीस 22,500, 22,500 22,500 कितना हो गया 45। तुमने दोनों क्लास के पैसे आज ही दे दिए मेरे को, सर ये 11 12 की दोनों की फीस पकड़ो। कैश बेसिस अडॉप्ट करोगे तो 45 का 45 इसी साल का खर्चा मान लिया जाएगा अगर कैश बेसिस फॉलो करोगे। एक्रूअल फॉलो करोगे तो 22,500 इस साल का माना जाएगा और 22,500 अगले साल में काउंट करेंगे, इस साल में खर्चा काउंट नहीं करेंगे, इस साल में एसेट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। पढ़ लो बेटा 5 मिनट लगा के फटाफट से। कोई डाउट है, एग्जाम्पल भी पढ़ लेना प्लीज, एग्जाम्पल के बाद कोई डाउट है तो बताना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कोई डाउट है तो बताओ। सेकंड पेज हाँ, the feasible pointers अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फिजिबल इफ दे कैन बी अप्लाइड विदाउट अंडर कॉम्प्लेक्सिटी। मान लो मैं आपको बोलूं कि आज हम 10 घंटे की क्लास करेंगे, तो इज इट पॉसिबल? ये फिजिबल नहीं है ना यार। लगातार 10 घंटे की क्लास पढ़ना बेवकूफी है। 10 घंटे की लगातार क्लास करेंगे तो तुम्हें समझ कुछ नहीं आना, तो दिस इज नॉट फिजिबल। फिजिबल क्या है, मैं बोलूं कि लगातार 2 घंटे की क्लास करेंगे, लगातार 3 घंटे की क्लास करेंगे, लगातार मैक्सिमम चलो 4 घंटे की क्लास करेंगे, ये फिजिबल है। मैं लगातार 4 घंटे क्लास ले सकता हूं, तुम कर लोगे 4 की, 3 की, 2 घंटे की, करते भी हैं, साइंस वाले बच्चे करते भी हैं, सीए वाले बच्चे करते भी हैं, तुम भी कर लोगे। थोड़ी सी तकलीफ होगी स्टार्टिंग में बट कर लोगे। बट 10 घंटे की लगातार तो नहीं कर पाओगे ना, दैट इज नॉट फिजिबल। जो कॉम्प्लेक्स हो, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो, जो पॉसिबल ना हो, वो फिजिबल नहीं है। सर कंसिस्टेंसी असम्पशन में अगर जैसे हम लोगों ने एक फॉलो कर रहे हैं, बट अगर हमने असम्पशन का वापस ट्राई करा तो हमारा दूसरे वे से ज्यादा प्रॉफिट आ नहीं कर सकते, यू कांट। मैंने बताया ना आपको, कंसिस्टेंटी का मतलब होता है एक बार कर लिया करते रहो जब तक। चेंज कर सकते हो बट उसके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन होता है। अपना प्रॉफिट थोड़ी देखोगे कि इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ यूजर्स। हमारी कंपनी के जो यूजर्स है, पब्लिक, गवर्नमेंट, इनके इंटरेस्ट में है तो कर लो, या फिर कोई ऐसा रीजन जो जस्टिफाइड हो एट ए ब्रॉड लेवल पे, तुम्हारे लेवल पे नहीं। अब आज तुम कह रहे हो कि सर हमारा प्रॉफिट उससे ज्यादा आएगा तो वो कर लेंगे, तो कल जाके कहोगे नहीं नहीं सर उससे ज्यादा आएगा, अब वो कर लें। फिर अगले साल कहोगे नहीं नहीं सर ये तो गलती हो गई, उससे ज्यादा आएगा वो कर ले। तो ऐसे तो बेटा हर साल तुम चेंज करते रहोगे, चेंज करते रहोगे तो यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी, कंपेरेबिलिटी कैसे हो पाएगी एक साल की दूसरे के साल के साथ? दिक्कत आ जाएगी ना, नॉट पॉसिबल। चेंज नहीं कर सकते आप। चेंज करने के लिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल हैं, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ी। एनी मोर डाउट? बेटा कोई भी डाउट है अब आप ले सकते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई एग्जांपल समझ नहीं आया, कोई लाइन का मतलब। हाँ बेटा किसका? कोई कंसर्न
एग्जाम्पल मैंने दिया नहीं आपको, मैं तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। 31 मार्च की बैलेंस शीट साइन कर रहा हूँ और मुझे, ये वाला अच्छा इसमें जो लिखा है, आ जाओ जी इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। गोइंग कंसर्न एजम्पन का एग्जाम्पल में आना। फॉर एग्जाम्पल ए मशीन परचेज फॉर रुपीज 1,10,000। आपने बेटा 1,10,000 की मशीन खरीदी थी, दैट इज कॉस्ट प्राइस। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है बेटा स्क्रैप वैल्यू, कभी भी बेचोगे 10,000 में बिक जाएगी, कबाड़ में भी बिक जाएगी, ठीक है। हैज एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल तक वो चलेगी। तो 1,00,000 रुपए को बेटा 1,10,000 की खरीदी है, 10,000 की वो कभी भी बिक जाएगी। 1,10,000 की मशीन खरीदी है और 10,000 की वो कभी भी बिक जाएगी। तो मैक्सिमम 10 साल में कितना यूज होगा? 1,00,000 10 साल में यूज होगा तो पर ईयर कितना यूज होगा? 10,000। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब आगे आओ पढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 ईयर्स टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईच ईयर, यानी 1,00,000 को कंसिडर करेंगे। थस 1,10,000 विल बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड सोन इन द बैलेंस शीट एट रुपीज 1,10,000 एज एन एसेट। लेकिन बेटा बुक्स में जो एसेट दिखाई जाएगी वो तो 1,10,000 ही दिखाई जाएगी ना। जब आप एसेट को खरीदोगे, मान लो बिल्डिंग खरीदी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन को याद करो, बिल्डिंग कितना दिखाओगे? 1,10,000 में खरीदोगे, 1,10,000 दिखाओगे या 1,00,000 दिखाओगे? 1,00,000 या 1,10,000? मैंने एसी खरीदा 55,000 का, आज नया एसी खरीदा है 55,000 का, और मुझे पता है बेटा इसको 50 साल के बाद भी बेचूंगा ना, इसका लोहा बिक जाएगा 5,000 में, तो कूड़े में भी बिक जाएगा ये 5,000 का, तो मेरे को पता है। तो इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? 5। और खरीदे कितने का है? 55 का। तो बताओ बुक्स में कितने का दिखाऊं? कितने का खरीदा है? 55 का या 50 का? कितने का दिखाऊं? 50। नहीं 55 बेटा। 50 का क्यों दिखाओगे? क्या तुमने 50 का खरीदा है? पैसे कितने गए होंगे तुम्हारे? 50 या 55? 55 ना, तो कितने का दिखाओगे बेटे? 55। तो बुक्स में एसेट 55 आएगी, लेकिन डेप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट करोगे कि हर साल कितना यूज होगा, क्या 10 साल में 55 यूज हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। 10 साल के बाद 5 तो मिलने ही मिलने हैं ना, तो मैक्सिमम कितना यूज होगा? 50। तो डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे तो रेजिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू माइनस करके निकालेंगे। लेकिन बुक्स में वैल्यू कितनी आएगी? 1,10,000। दिस इज नॉर्मल कॉस्ट। रेसिडुअल वैल्यू वो होती है जो हम निकालते हैं ना, जो कूड़े में भी बिक जाएगी एसेट, स्क्रैप वैल्यू। तो वो तो मतलब लाइक हम ही निकालते हैं, मतलब ये वैल्यू हम ही निकालेंगे, हमें ही पता होता है कि इतनी रेजिडुअल वैल्यू होगी, और ये भी मतलब लाइक एक अंदाजा ही होता है, अंदाजा ही होता है। क्योंकि एक्चुअल तो सबको अंदाजा होता है बेटा, मैंने 10 लाख की गाड़ी खरीदी है तो मेरे को आइडिया है ना, 15 साल में यूज कर लूंगा ना, तो ये 50,000 की स्क्रैप में जाएगी, गवर्नमेंट का रेट है। और 2 महीने पहले बेच दूंगा तो 70,000 में चली जाएगी, 6 महीने पहले बेच दूंगा तो लाख रुपए में बिक जाएगी। सबको ही पता है तो रेजिडुअल वैल्यू कितनी होती है। कंसिस्टेंसी असम्पशन में ना ये तो सुन तो लो, तो आप बुक्स में कितनी एसेट दिखाओगे? 1,10,000 की दिखाओगे, क्योंकि 1,10,000 की खरीदी है। लेकिन कब दिखाओगे 1,10,000 की? जब आपकी गोइंग कंसर्न एजम्पशन होगी। अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न एजम्पशन नहीं है तो फिर आप 1,10,000 नहीं दिखा सकते। आपको क्या लेके आनी पड़ेगी? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब कितनी एक्चुअल में वैल्यू बची है इसकी, 10,000 की आप पड़ेगी। है 10,000 नहीं, एक्चुअल वैल्यू कितनी बची हुई है। मान लो मैंने ये एसी 55,000 का खरीदा था बेटा, और इसकी बैंड बजा दी 6-6, 7-7, 8-8 घंटे यूज कर करके, तो 1 साल के बाद बुक वैल्यू तो 10% ही लगेगा ना डेप्रिसिएशन। दो बेटा इसका 55,000 का 10%, 5500 माइनस कर लो, तो बुक्स में वैल्यू कितनी होगी? 49,500, राइट। बुक्स में वैल्यू इतनी है, क्या मेरा बिक जाएगा ये इतने का 1 साल के बाद? कोई भी नहीं लेगा इसको। 55 का खरीदा, 40 का ले लेगा कोई? कोई नहीं लेगा 40 का भी, कोई नहीं लेगा बेटा 40 का। लोग कहेंगे 40 के लेने की वजह 55 का ले लेंगे, बट नया ही लेंगे, ये तो पुराना है, यूज कर रखा है। समझ रहे हो? तो बुक्स में वैल्यू कितनी है इसकी? 49,500, और एक्चुअल मार्केट वैल्यू कितनी होगी? मान लो 30,000। ठीक है, तो अगर गोइंग कंसर्न है तो 55 ही आ रखी है, ठीक है, चलती रहेगी। बट अगर गोइंग कंसर्न बिजनेस नहीं है तो ये मैक्सिमम कितने का बिक सकता है ये देखा जाएगा अब, और मैं मार्केट में इसकी वैल्यू लगवाऊंगा कि भाई बताओ कितने का बिक सकता है। तो लोग आएंगे, वो कहेंगे, अर्बन क्लैप वाले आएंगे, सर ये 30,000 का बिकेगा, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। मैं कहूंगा यार 6 महीने पहले खरीदा है, बताओ, और 6 महीने पहले में कितने महीने यूज किया है? 2 महीने यूज किया है। कह रहे सर हमें मतलब नहीं है, 30 का देना है।
वो तो ऐसे बात करेंगे। तो मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी, खरीदा कितना है 55 में, तो गोइंग कंसर्न है तो 55 वैल्यू रहेगी बुक्स में, और अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो कितनी आ जाएगी फिर। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एग्जाम्पल। और बताओ बेटे। कंसिस्टेंसी असम्पशन में रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट। हाँ, मैंने दो मेथड बताए थे बेटा डेप्रिसिएशन लगाने के, WDV और SLM बताए थे ना। अभी ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी मुद्दा ही नहीं है बेटा, क्यों उस पॉइंट के ऊपर आए जो पॉइंट नहीं है। मेथड होते हैं तो बस इतना याद रखो, एक मेथड फॉलो कर लिया तो बार बार वही मेथड फॉलो करोगे आप। चेंज बता देता हूं, ये लो यार, तुम्हारे दिमाग में रह जाएगी, सर ने बताया है, बार बार पूछ लिया फिर भी बताया नहीं, शायद पता ही नहीं होगा, कल पढ़ के आएंगे लग रहा है। SLM, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन का मतलब बेटा हर साल जो वैल्यू डाउन होगी ना उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। लाइक मैंने परचेज किया AC 50,000 में, तो पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगा 10% मान लो, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन 10% नहीं होता AC के ऊपर, बट मैं एज्यूम कर रहा हूं क्योंकि एग्जांपल करा रहा हूं। 50,000 का 10%, कितना डेप्रिसिएशन लग गया पहले साल, 5,000, तो वैल्यू कम होके कितनी रहेगी 45। तो दूसरी साल का डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कौन सी है, रिटर्न डाउन। रिटर्न डाउन मतलब वैल्यू डाउन होके जो रह जाए उस पे लगेगा। 45 का 10% कितना हो गया, कितनी वैल्यू रहेगी 40,500। 40,500। अब तीसरी साल का डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा 40,500 का 10%। रिटर्न डाउन वैल्यू SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट क्या, ईयर टू ईयर वैल्यू, ईयर बाय ईयर कम होता जाएगा डेप्रिसिएशन। पहली साल 5 था, दूसरी साल कितना हो गया 4,500, तीसरी साल कितना हो जाएगा 4,050। हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तभी तो नाम है रिटर्न डाउन। डाउन मतलब कम वैल्यू पे लगेगा। SLM स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब हर साल डेप्रिसिएशन क्या रहना चाहिए, सेम। पहली साल डेप्रिसिएशन कितना है इसमें, डेप्रिसिएशन पहली साल का कितना है इसमें 5, तो इस मेथड में डेप्रिसिएशन दूसरी साल का भी कितना होगा, डेप्रिसिएशन इसमें तीसरी साल का कितना होगा 5। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना कितना होगा 5 5 5 5 5 5 5 इस मेथड के अकॉर्डिंग। तो आप ये मेथड फॉलो करोगे या ये, तुम्हारी चॉइस है। अगर तुमने ये कर लिया तो हर बार यही यूज होगा, अगर वो कर लिया तो हर बार वही मेथड यूज होगा। दिस इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। क्लियर, चलें आगे। अब मतलब अगर हमने ये एक साल रिटर्न डाउन वैल्यू करी है, अगले साल हम ये नहीं कर सकते ना, कंपेयर नहीं हो पाएगा ना बेटा। एक साल में कोई और मेथड यूज कर रहे हो, दूसरे साल में कोई और, तो दोनों साल के डाटा को कंपेयर कैसे करोगे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो चैप्टर नंबर 1 में, वो कैसे पूरी हो पाएगी। रिटन डाउन वैल्यू में कैसे भी लगेगा, मतलब हमारे में ज्यादा मतलब डेप्रिसिएशन कम लगेगी एज पर द स्ट्रेट लाइन में, इसमें कम लगेगी, उसमें कम लगेगी, कोई ना कम लगेगी। फर्क कितना होगा, ये पूरे 10 साल में खत्म हो जाएगा 5 5 5 करके, 10 साल में वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसके हिसाब से 12-15 साल में खत्म हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ 0 हो जाएगी बेटा, बुक्स में 0 हो जाएगी। मान लो मैंने AC 10 साल तक यूज कर लिया, तो 10 साल में AC की वैल्यू 0 हो गई, बुक्स में वैल्यू 0, बट मार्केट में कुछ तो बिक ही जाएगा ना, तो जो बिकेगा वो प्रॉफिट, क्योंकि हमने तो पूरा खत्म कर लिया 10 साल में। अब बुक्स में तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं। अब मेरे हिसाब से बुक में इसकी वैल्यू 0 है, तो मेरे हिसाब से ये 0 का है, क्योंकि 10 साल लाइफ थी, 10 साल यूज कर लिया। अब अगर ये 1,000 रुपए का भी कोई लेके जाएगा तो प्रॉफिट है मेरा, ठीक है। बट बेटा ये कॉन्सेप्ट अभी आने हैं, डेप्रिसिएशन के लिए तो अलग से चैप्टर है एक तुम्हारे लिए, इसके लिए तो अलग से चैप्टर है तुम्हारा एक, पढ़ाऊंगा, आएगा सेकंड टर्म में, अभी नहीं। लेकिन आ जाओ आगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गए बेटा तीनों आपके। अब आगे प्रिंसिपल्स। ये 11 प्रिंसिपल है बेटा, 3 थी अजम्पशन और 11 है प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल मैं तुम्हें करवा चुका हूं, क्या है पहला प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। मैंने सेपरेट बिजनेस एंटिटी लिखवाया होगा पहली क्लास में। क्या बताया था सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब,
ओनर और बिजनेस दोनों क्या होते हैं? सेपरेट सेपरेट होते हैं। इसका मतलब ओनर का जो पैसा बिजनेस के अंदर लगा होता है वो बिजनेस की एक इंटरनल लायबिलिटी होती है जिसको कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अगर मालिक बिजनेस से कोई पैसा विड्रॉ करेगा, विड्रॉ मतलब निकालेगा, तो ड्रॉइंग्स कहलाएंगी और ड्रॉइंग्स कैपिटल से क्या हो जाएंगी? माइनस। आपने बेटा बिजनेस के अंदर 10 लाख लगाया, बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाया आपने? 10 लाख। और 6 लाख रुपए निकाल लिया, तो आपका पैसा बढ़ जाएगा बिजनेस के अंदर या कम हो जाएगा? कितना कम हो जाएगा? 4 लाख रह जाएगा। 6 लाख कम हो गया, कितना रह जाएगा? तो जो 6 लाख निकाला है डेट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, उसको क्या कहते हैं? और जो 10 लाख लगाया था डेट इज कैपिटल। कैपिटल में से ड्रॉइंग कर दोगे तो कितनी कैपिटल रह जाएगी? रिड्यूस हो गए 4 लाख। एक बार पढ़ना बेटा, पॉइंट पूरा समझ में आएगा आपको, मजेदार। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो समझ ना आए। एक बार पढ़ के देखो बेटा इसको आप। फर्स्ट प्रिंसिपल को बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ के देखना एक बार, और फिर मेरे को बताओ क्या डाउट है आपको। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को डिटेल में पढ़ो बेटा, पूरा एक एक चीज। कोई एक वर्ड भी समझ ना आए तो बताना मेरे को। Owners being regarded as separate from the businesses are considered as creditor of the business. As creditor of the business का मतलब वो कहना चाहता है एक तरह से ओनर भी ना बिजनेस के लिए अलग है। ओनर भी बिजनेस की एक लायबिलिटी है, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए। कैपिटल क्या होता है? बिजनेस की एक लायबिलिटी है ना। क्रेडिटर क्या होते हैं? बिजनेस भी एक लायबिलिटी है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है बेटा? किसी को मैंने पैसा देना है, उधार पे माल खरीदा था। क्रेडिटर बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटी है और कैपिटल बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है तो लायबिलिटी। तो एज ए क्रेडिटर का मतलब बस आपको ये बताना चाहता है वो लायबिलिटी ही है, एक तरह से आपसे बिल्कुल अलग है। ओनर बिजनेस का कुछ नहीं लगता, ओनर बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस ने ओनर से उधार पे पैसा लिया है, चाहे इंटरनल है तो लायबिलिटी। ये बताना चाह रहा आपको, ठीक है। यहां बेटा मीनिंग निकालो, क्रेडिटर नहीं है, क्रेडिटर जैसे हैं ऐसा कहना चाह रहे हो, ठीक है। सर इसकी सेकंड लास्ट लाइन समझ इनडायरेक्टली आपको ये बताना चाह रहा है वो लायबिलिटी है बिजनेस की। हाँ जी, इसकी सेकंड लास्ट लाइन समझ नहीं आ रही। पैराग्राफ कौन सी? विद द अकाउंट विद द बिजनेस इज क्रेडिटेड। डेबिटेड, हाँ ये और क्रेडिटेड, डेबिटेड। बेटा डेबिटेड क्रेडिटेड मतलब डेबिट और क्रेडिट दो टर्म होती हैं अकाउंट्स में, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इन दोनों का मतलब मैंने अभी तक आपको कराया नहीं, लेकिन प्लस माइनस का तो पता है आपको। प्लस माइनस का पता है? आ जाओ यहां पे। मालिक ने, यहां ध्यान से देखना बेटा, ओनर ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिया। ओनर ने बिजनेस को कितना पैसा दिया? तो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी कितनी हो गई? पक्का? आर यू श्योर? तो कैपिटल होगी बेटा 1 लाख, ठीक है। उसके बाद ओनर ने बिजनेस से 10,000 रुपए ड्रू कर लिया, यानी ड्रॉइंग्स 10,000 विड्रॉ कर लिया, वापस निकाल लिया मालिक ने पैसा, तो कैपिटल बढ़ जाएंगी कम हो जाएगी? बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? कितनी कम हो जाएगी? 10,000 कम कर दो तो कितनी रह जाएगी 1 लाख में? क्या? 90,000। समझ में आ गया? अब डेबिट क्रेडिट के हिसाब से समझा रहा हूं आपको। जो बिजनेस की लायबिलिटी होती है ना, वो बिजनेस के लिए क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस में कोई चीज माइनस करनी है तो उसको क्या करा जाएगा? डेबिट। तो इसका मतलब ड्रॉइंग क्या होंगी? कैपिटल में डेबिट, और कैपिटल हमारे लिए क्या है? क्रेडिट। आप क्रेडिट को प्लस मान लो और डेबिट को माइनस मान लो। आपने बोला है कि 1 लाख लगाएंगे तो 1 लाख कैपिटल, 10,000 निकाल लेंगे तो 1 लाख से माइनस हो जाएगा। हम अकाउंट्स की भाषा में कहते हैं कैपिटल मतलब क्रेडिट बैलेंस 1 लाख और 10,000 निकाल लिया तो कैपिटल को डेबिट कर दो यानी माइनस कर दो। अब मैंने आपको कैपिटल का मतलब क्रेडिट और डेबिट का मतलब तो अभी समझाया नहीं, तो कैसे समझ में आएगा? जिस दिन मैं आपको डेबिट का मतलब क्रेडिट का मतलब समझाऊंगा उस दिन ये पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी बस प्लस और माइनस समझ के चलो।
चैप्टर नंबर 6 में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अभी कराऊंगा तो बेटा रट्टा लग जाएगा, समझ नहीं आएगा, तो बेटर है हम ना ही समझे अभी तो प्लस माइनस समझ के चले बस। ठीक है, बिजनेस के अंदर पैसा लगाओगे कैपिटल बढ़ जाएगी, बिजनेस से पैसा निकालोगे कैपिटल कम हो जाएगी, डेट्स इट। बिजनेस में पैसा लग रहा है तो क्रेडिट है, वहां जब क्रेडिट लिखा है ना कैपिटल के लिए उसको प्लस मानो, जहां डेबिट लिखा है उसको माइनस मानो, बस बिजनेस से पैसा नहीं मिलता। इतना समझ के चलो बस। है वो प्लस माइनस ही, बट वहां टर्म यूज कर रखी है क्योंकि ये अकाउंट्स की टर्म है बेटा, अभी हमें सीखनी है, आएगा टाइम सीखने का। ठीक है, समय से पहले कुछ नहीं करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंगली सब कुछ करेंगे। हो जाएगा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। आप बताओ दूसरा कौन सा है बेटा? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है अगर आपको किसी बिजनेस के अकाउंट्स बनाने हैं तो बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को मनी के अंदर मेजर करो। ये तो अकाउंटिंग का दूसरा स्टेप था, करना ही करना पड़ेगा मनी के अंदर मेजर। बेटा आपने अगर चाइना से एक मशीन खरीदी $40,000 की, तो क्या आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो डॉलर में? आपको उसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मनी, इंडियन रुपीज में, राइट। अगर मैंने बोला सैलरी पेड और मैं आपको पैसे ना बताऊं, क्या ये रिकॉर्ड हो पाएगी एंट्री? सैलरी पेड, खर्चा डल पाएगा नहीं डल पाएगा? बना ही नहीं सकते आप जब तक वैल्यू पता। तो हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को किसके अंदर मेजर करना जरूरी है? मनी के अंदर मेजर करना जरूरी है। इसके लिए भी ये प्रिंसिपल बना दिया गया, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। पढ़ लो, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल पढ़ लो बेटा। कोई डाउट हो तो बताना फिर। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन और इवेंट में फर्क पता है तुम्हें? ट्रांजैक्शन सेल और परचेज, मैं माल खरीद रहा हूं बेच रहा हूं, सैलरी दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी भर रहा हूं, ये सारी क्या है? ट्रांजैक्शंस। इवेंट क्या होता है? मेरे गोडाउन में आग लग गई और माल जल के राख हो गया, क्या ये ट्रांजैक्शन है? ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने करी, क्या आग मैंने लगाई है? नहीं, डेट इज ए इवेंट। वो इवेंट थी, चाहे ट्रांजैक्शन है चाहे इवेंट है, अगर उसके अंदर मनी इन्वॉल्व है तो वो रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट, according to the money measurement principle, transaction and event that can be measured in money terms are recorded in the books of accounts of the enterprise, यानी बिजनेस। बिजनेस के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी बेटा? जो मनी के अंदर मेजर। मेरी कंपनी के अंदर एक स्टाफ है, एक मैनेजर है, आई नो उस मैनेजर के बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है, बट मैं उसको बिजनेस की एसेट दिखा नहीं सकता। है वो एसेट मेरे बिजनेस की, बट दिखा नहीं सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि वो एसेट कितने रुपए की है काउंट और वैल्यू नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, स्टेटिंग डिफरेंटली, मनी इज ए कॉमन डिनोमिनेटर इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस। मनी एक बेटा कॉमन वैल्यू होगी जिसके अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। कॉमन मनी होगी, खर्चे भी मनी में आएंगे और इनकम भी मनी में, रुपीज में काउंट होंगी। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। बेटा अकाउंट्स कोई भी बिजनेस हर साल बनाएगा या हर 2 साल के बाद बनाएगा या हर 5 साल के बाद बनाएगा? कब बनाएगा अकाउंट्स? क्यों बनाएगा हर साल? हर 6 महीने में क्यों नहीं बनाएगा? हर 6 महीने में बना ले, क्या दिक्कत है? हर 3 महीने में बना लो। रूल है, रूल नहीं, प्रिंसिपल है। ये तीसरा प्रिंसिपल क्या है? तीसरे प्रिंसिपल का नाम अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बिजनेस की लाइफ को टुकड़ों में बांट दिया गया। बिजनेस की लाइफ को टुकड़ों में बांट दिया गया और एक टुकड़े का नाम रखा गया 1 साल। यानी हर साल क्या बनाए जाएंगे? बिजनेस के अकाउंट्स बनाए जाएंगे। पढ़ लो बेटे तीसरा प्रिंसिपल, फटाफट से पढ़ो, फास्ट। पूरा पॉइंट पढ़ लो, जल्दी पढ़ लो बेटा। इसमें गोइंग फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब भी समझ में आ जाएगा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। जो गोइंग कंसर्न में था ना बट फोरसीएबल पीरियड, वो भी समझ आ जाएगा तुम्हें। नहीं मैं करवाऊंगा बेटा, उनको भी कराऊंगा, करके देख लो, ट्राई कर लो आप, बट मैं करवाऊंगा, उनको करवाने हैं मेरे को। हो गया बेटा, समझ आ गया? चौथा कौन सा प्रिंसिपल है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है बेटा? फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कंप्लीट डिस्क्लोजर। जब आप किसी कंपनी के अकाउंट्स बनाओगे, जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो तो आप डालोगे, बिजनेस के खर्चे भी दिखाओगे, इनकम भी दिखाओगे। मान लो बेटा मैं हर साल 20 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता हूं,
मेरी हर साल 1 करोड़ की सेल होती है, लेकिन इस बार 1 करोड़ की सेल नहीं हो पाई। इस बार 1 करोड़ की बजाय ओनली 40 लाख की सेल हो पाई बेटा। तो मेरे को 40 लाख के हिसाब से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देना चाहिए, और प्रॉफिट जो भी है दिखा देना चाहिए, लॉस है तो वो दिखा देना चाहिए। लीगली तो यही है, जो प्रॉफिट आएगा दिखा दूंगा, लॉस आएगा तो वो दिखा दूंगा। लेकिन बेटा एक फेयर प्रैक्टिस अगर आप चाहते हो, अगर आप अपने यूजर्स को, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में रखना चाहते हो कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, तो मुझे एक बात बताओ, लोगों के मन में डाउट जाएगा नहीं जाएगा? यार हर साल 1 करोड़ की सेल होती थी इस कंपनी की, इस बार 40 लाख रहेगी, लग रहा है ये कंपनी तो गई। जाएगा नहीं जाएगा डाउट? जाएगा ना। बट आप नहीं बताना चाहते, मत बताओ बेटा, कोई बात नहीं। अगर नहीं बताना चाहते, दैट इज योर चॉइस। लेकिन फेयर प्रैक्टिसेस अगर आप चाहते हो करना, तो ये प्रिंसिपल बना दिया गया कि आपके लिए जो नेसेसरी है डिस्क्लोजर देने, अपने यूजर को चीजें बतानी, वो चीजें बताओ। अगर आपको लगता है कि 1 करोड़ की सेल 40 लाख इसलिए रह गई क्योंकि इस बार हमारी एक मशीन थी जो खराब हो गई थी, और उस मशीन को चाइना से मंगवाने के लिए कम से कम 4 महीने लग गए, तो 4 महीने हमारा प्रोडक्शन बंद था। अब 4 महीने अगर साल में प्रोडक्शन बंद रहेगा तो बताओ सेल कम होंगी अपने आप या नहीं होंगी? सेल कम होंगी। 4 महीने प्रोडक्शन कम होने का मतलब क्या पता 6 महीने सेल ना हो पाई हो, तो डेफिनेटली हमारी सेल तो कम होनी थी। तो बेटा एक लाइन लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के नीचे एक लाइन लिख दो, नोट डाल के, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ेगा उसको समझ आ जाएगा ये कंपनी डूबी नहीं है, इसका प्रोडक्शन कम हो पाया क्योंकि मशीन खराब हो गई थी, अब मशीन आ चुकी है, यानी अगली साल ये कंपनी दोबारा जंप करेगी। फेयर प्रैक्टिसेस, और ये भी प्रिंसिपल है बेटा, इसलिए आपको बताना पड़ेगा हर चीज जो इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है। एक दिन मेरा एक स्टाफ एक दिन छुट्टी मार गया, आया ही नहीं, वो भी डिस्क्लोज कर दूं कि चाय वाला छोटू इस दिन नहीं आया था, उसका फर्क पड़ेगा कुछ फाइनेंशियल्स पे? अरे छुट्टी मार गया तो मार गया, मटेरियल थोड़ी है, उसको थोड़ी दिखाओगे, बट इसको दिखाना पड़ेगा बेटा इतनी अगर सेल कम हुई है तो। समझ गए मटेरियल का मतलब क्या होता है? क्या होता है मटेरियल का मतलब? जो आपके डिसीजन को अफेक्ट कर दे। मटेरियल मतलब वो चीज जो आपके डिसीजन को चेंज कर दे बेटा, ठीक है? इंपॉर्टेंट। तुम्हारे लिए 1000 रुपए मैटर करते हैं, मेरे लिए 10,000 रुपए मैटर करते हैं, तुम्हारे पापा के लिए हो सकता है 50,000 रुपए मैटर करते हो, मुकेश अंबानी के लिए 5 लाख रुपए भी मैटर नहीं करते। आप जब चलते होगे 1000 रुपए पॉकेट में लेके चलते होगे, मैं जब चलता हूँ 10,000 रुपए पॉकेट में लेके चलता हूँ, तुम्हारे पापा 50,000 रुपए लेके चलते होंगे। क्या मुकेश अंबानी अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड में 10,000, 20,000, 50,000 रखते होंगे? उनके डेबिट क्रेडिट कार्ड करोड़ों में होते हैं, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, इतनी लिमिट्स होती हैं, जितना खर्च करना कर सकते हैं वो लोग। तो मटेरियल किस पे डिपेंड करेगा? मेरे लिए तो 1 लाख रुपए बहुत मटेरियल है, क्या मुकेश अंबानी के लिए मटेरियल है 1 लाख? नहीं। एक बिजनेस ऐसा जिसकी सेल ही 10 लाख की है, एक बिजनेस ऐसा जिसकी सेल ही कितनी है, उसके लिए बेटा 10,000 का खर्चा भी मटेरियल है। मुकेश अंबानी के लिए 10,000 का खर्चा मटेरियल है? नो, 10,000 कुछ समझता ही नहीं वो, उसके लिए वो मटेरियल, मेरे लिए वो मटेरियल है। तो मेरे लिए मटेरियल है तो मेरे को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से प्रिंसिपल है। उसके लिए मटेरियल नहीं है तो उसको डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? कितने प्रिंसिपल हो गए? 5वां देखो क्या है, वही आ गया मटेरियलिटी प्रिंसिपल, यानी मटेरियल आइटम। मेरे लिए अगर 10,000 रुपए है तो मटेरियल है बेटा, क्योंकि मेरी सेल ही 10 लाख की है सारी, उसकी 10,000 करोड़ की है, तो उसके लिए 10,000 कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए वो ट्रांजेक्शन मटेरियल। अगर आपके लिए कोई ट्रांजेक्शन मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, हाई वैल्यू की है, तो वो आपको अलग से डिस्क्लोज करनी चाहिए, उसको हाईलाइट करना चाहिए बेटा, ठीक है? पढ़ लो मेटेरियलिटी प्रिंसिपल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इस पे क्वेश्चन आता है बेटा, पढ़ लो प्लीज, अगर समझ ना आए तो दोबारा पूछ लेना। इसमें ना वो एग्जांपल दे भी रखा है जो मैंने समझाया, पढ़ लो प्लीज। बेटा ये जो प्रिंसिपल है, प्रूडेंस प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसको ना सारे प्रिंसिपलों में अगर मार्क करोगे ना, ऐसे मार्क करना, मोस्ट 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 मोस्ट
इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर आए और ये प्रिंसिपल ना आए तो इस प्रिंसिपल की बेइज्जती होगी। इतना इंपॉर्टेंट है बेटा ये प्रिंसिपल। ये आता है जनरली, हर एग्जामिनर इस प्रिंसिपल को देगा ही देगा स्कूल में, ठीक है, आपके स्कूल में भी आएगा ही आएगा। ये प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? ये प्रिंसिपल हमें ना हमारे फायदे की बात करता है। ये हमारा फायदा, बिजनेसमैन का फायदा करता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस को फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो आप आज ही कंसीडर कर लें। ये कहता है अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपकी कंपनी को नुकसान हो सकता है तो उस नुकसान को आज ही ले लो आप। अब आप कहोगे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 करोड़ रुपए उधार में माल बेचा और मैंने गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट मैंने ना 1 करोड़ का उधार में माल तो बेच दिया, ये मेरी सेल हो गई, बट ना मेरे को लगता नहीं कि 1 करोड़ रुपए मेरा पूरा आएगा पैसा। हो सकता है 10% पैसा डूब जाए मेरा। डूबा नहीं है, अभी तो बेचा ही है। हो सकता है आने वाले सालों में, फ्यूचर में मेरा पूरा 1 करोड़ रिकवर ना हो पाए, डूब जाए कुछ पैसा। तो गवर्नमेंट कह रही है अच्छा डूब सकता है क्या? हाँ डूब सकता है मेरा पैसा। कितने % डूब सकता है? 10% डूब सकता है मेरा पैसा। तो गवर्नमेंट कहती है एक प्रिंसिपल बनाया है तुम्हारे लिए, प्रूडेंस प्रिंसिपल। फ्यूचर के जो भी आपके लॉस आपको नजर आ रहे हैं उसको आज ही मान लो। आपको ये लगता है कि 10% पैसा नहीं आएगा आपका, 1 करोड़ का 10% कितना हो गया? 10 लाख। उसको आज ही अपना खर्चा मान लो, आज ही खर्चा मान लो, डूबा नहीं है, खर्चा मान लो। तो एक बच्चा कहता है सर ये तो मजे हो गए मेरे। मैंने कहा क्या? मैंने कहा सर अगर हमने 1 करोड़ की सेल करी और प्रॉफिट आ गया 10 लाख, अब 10 लाख पे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। भाई 1 करोड़ की सेल हो गई और प्रॉफिट कितना आ गया हमारी कंपनी का? 10 लाख। 10 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। सर मैं टैक्स देना नहीं चाहता, तो क्या मैं ये काम करूं? मैं गवर्नमेंट को बेवकूफ बना देता हूं। गवर्नमेंट को कहता हूं कि मेरा 1 करोड़ का 10% रिकवरेबल नहीं है। रिकवरेबल है सर, मेरे को पता है नहीं डूबेगा, बट मैं झूठ बोल देता हूं कि मेरा पैसा रिकवरेबल नहीं है 10% 1 करोड़ का। 10 लाख में से 10 लाख का खर्चा और माइनस हो जाएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 0। और गवर्नमेंट को टैक्स कितना जाएगा? 0। तो मेरा फायदा हो जाएगा सर। बेटा आज तो आप कर लोगे, गवर्नमेंट ने आपको पावर दे रखी है, आप इस प्रिंसिपल का मिस यूज कर लो, गलत यूज कर लो, आपका पैसा डूबना नहीं है। फिर भी आपने बोला कि 1 करोड़ का 10% डूब सकता है और आपने खर्चा बुक कर लिया, कर लो। कभी ना कभी तो पैसे आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, इस साल नहीं तो अगले साल आएंगे। अगर अगले साल पूरा 1 करोड़ आ गया तो गवर्नमेंट पकड़ लेगी तुम्हें, कहेगी पिछली साल क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे पिछली बार कि 1 करोड़ का 10% रिकवरेबल नहीं है और 10% 10 लाख रुपए खर्चा मान के आए थे पिछले साल, बट वो तो पैसा आ गया तुम्हारा, डूबा कहां? हाँ शायद डूब सकता है, तो डूबा तो नहीं ना, आ गया ना। तो बेटा गर्दन काटेगी नहीं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो कहेगी पिछले साल तुमने उसको अपनी इनकम नहीं माना, खर्चा मान लिया ना, अब वो पैसा आ गया, झूठ बोला था, इस साल उसको इनकम मानो। और जो 10 लाख खर्चा मान के आए थे पिछले साल तो टैक्स बचा लिया, अब वो पैसा इस साल की क्या बन जाएगी? इनकम। तो इस बार टैक्स देना पड़ेगा, दे दो टैक्स। पिछले साल तुमने झूठ बोला ना कि 10 लाख डूब सकता है, वो कह रही है सर मेरे को तो डाउट था। डाउट तो डाउट ही होता है, नहीं पूरा हो पाया, मैं क्या करूं? आ गया। एक बंदा था मेरे को लग रहा था ये पक्का मरेगा, मरा ही नहीं अगला। अब मरा ही नहीं तो उसने पैसे देने ही थे। मेरे को डाउट था कि आईसीयू में गया, अब ये तो आना नहीं, ये आना नहीं तो मेरा तो गया पैसा। तो डाउट था, वो डाउट पूरा नहीं हो पाया, वो आ गया वापस, आ गया तो उसने मेरा पैसा दे दिया। तो गवर्नमेंट मना नहीं कर रही बेटा, गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, तुमने लास्ट ईयर ये माना था कि पैसा नहीं आएगा, आ गया ना, उसको इस साल की इनकम मान लो, टैक्स दे दो, इस साल देना पड़ेगा टैक्स। मान के चलो सेम ईयर ही पेमेंट हो जाती है, क्या सेम ईयर ही पेमेंट हो जाती है। बेटा ये जो डिसीजन लिए जाते हैं ईयर एंड पे लिए जाते हैं। अगर पेमेंट आई गई तो डाउट किस बात का रहेगा? फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताओ, साल के बीच में बनाओगे या ईयर एंड में बनाओगे?
अगर 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो 1 साल खत्म होने के बाद बनेगा या बीच में ही बन जाएगा? खत्म होने के बाद अगर मैं कह रहा हूं 1 करोड़ की उधार है तो कौन सी उधार ले रहा हूँ? जो पैसा आ गया है या जो आना होगा? आना होगा बेटा। सर अगर हमने वो 10 लाख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग में वो क्या आएगी अभी तक? हाँ बोलते रहो, बोलते रहो। ये बंदा दिमागी है, वो मतलब सॉरी चतुर व्यक्ति लगता है। यू आर वेरी स्मार्ट। ये कहना चाहता है सर एक काम करते हैं, अंदर से ले लेते हैं पैसे, अंदर से मतलब कैश ले लेते हैं और बुक्स में दिखाते ही नहीं, वो गवर्नमेंट को बेवकूफ बना देंगे कि पैसा डूब गया। डूबा का कैश ले लिया। अब कैश ले लिया तो किसी को नजर में है नहीं, कर सकते हो ऐसा, लेकिन पकड़े गए तो मोदी टांग देगा फिर। तो सारे कॉन्सिक्वेंस लेके चला करो बेटा। फिर करने वाले बहुत कुछ करते हैं बट जो पकड़े जाते हैं, देखा नहीं केजरीवाल? अब करते तो सारे बीजेपी वाले नहीं करते क्या? करते हैं। फिर तो जिस दिन केजरीवाल बन गया पीएम उस दिन क्या हुआ? फिर उस दिन वो भी जाएंगे अंदर। तो करते सब कुछ है बट हम लॉजिकली पढ़ेंगे बेटा। यहाँ गलत प्रैक्टिस थोड़ी सिखाने आया हूं मैं तुम्हें। अगर आज खर्चा मान रहे हो, मान लो प्रूडेंस प्रिंसिपल तुम्हें पावर दे रहा है, लेकिन अगर ये पैसा वापस आ गया ना तो जिस साल में आएगा उस साल में वापस क्या मानना पड़ेगा? प्रॉफिट। और उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। लेकिन ये प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होंगे, ये जयंत कह रहा है सर मेरे को ये लगता है अगली साल मेरी लॉटरी निकलेगी 1 करोड़ की, तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है लॉटरी निकलेगी ना तो अगली साल टैक्स दे दियो, मेरे से तेरे से टैक्स नहीं चाहिए। अभी आज हम आपके प्रॉफिट कंसीडर नहीं करेंगे जो हुए ही नहीं, यानी फ्यूचर के सारे लॉस आज मान लेंगे बट फ्यूचर का कोई भी प्रॉफिट आज कंसीडर नहीं करेंगे। जब प्रॉफिट हो जाएगा तब दे दियो टैक्स। तो ये तो दोनों फायदेमंद बात है हमारे। गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम्हें लगता है फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो लॉस होगा, वो देखी जाएगी। आज तुम अपना खर्चा बुक कर लो, प्रॉफिट कम कर लो, टैक्स कम दे दो। अगर तुम्हें लगता है फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो उस पर आज टैक्स मत दो, जब प्रॉफिट होगा तब दे देना टैक्स। तो इस प्रिंसिपल में लिखा गया ऑल फ्यूचर लॉसेस विल बी कंसिडर्ड इन करंट ईयर बट ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड इन करंट ईयर। आगे के सारे लॉस आज ही मान लेंगे बट आगे का कोई भी प्रॉफिट आज कंसिडर नहीं होगा। एक और एग्जांपल इसका, स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है जो माल आपने खरीद के अपने पास रखा है बेटा। आपने जो माल खरीदा था वो 1 लाख रुपए का खरीदा था और आपका दुर्भाग्य कि वो बिका नहीं अभी तक। 1 लाख रुपए का स्टॉक आपके पास ही रखा है। उल्टा इसकी मार्केट वैल्यू 90,000 रहेगी। बेचने जाओगे तो अब 1 लाख का तो छोड़ो, 1 लाख से ऊपर तो छोड़ो, 90 का ही बिकेगा। तुमने बेच दिया या बेचना है? जब तक ना बेचा जाए माल क्या लॉस होगा? मार्केट में क्या वैल्यू है मेरे को क्या मतलब? मैं अगर 1 लाख का 1,10,000 में बेच दूं, क्या मार्केट से कोई लेना देना है? तो अभी लॉस नहीं है। लॉस और प्रॉफिट कब पता लगेगा? जब इस माल को बेचूंगा। 1 लाख का 1 लाख में बेचूंगा तो नो लॉस नो प्रॉफिट। 1 लाख का अगर 90 में बेचना पड़ गया तो लॉस हो जाएगा, और 1 लाख से ज्यादा में बेच दिया तो क्या हो जाएगा? अभी तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि अभी तक हमने माल बेचा। लेकिन दिल से बताना, माल बेशक से नहीं बेचा, अगर इसकी मार्केट वैल्यू कम है तो तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर में लॉस होने के चांसेस हैं, प्रॉफिट होने के चांसेस हैं? लॉस होने के चांसेस हैं पक्का। तो गवर्नमेंट कहती है इस प्रिंसिपल को यूज कर लो ना। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? फ्यूचर के सारे लॉसेस को आज ही मान लो। तुमने माल नहीं बेचा, तुमने माल नहीं बेचा अभी तक, कोई बात नहीं, बट फ्यूचर में तो लॉस हो सकता है, गारंटी नहीं है बट हो तो सकता है। इस 10,000 के लॉस को आज अपनी बुक्स में आप मान सकते हो, अपना प्रॉफिट कम कर सकते हो और गवर्नमेंट को कम टैक्स दे सकते हो एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल। क्लियर? सर फ्यूचर प्रॉफिट वाला सवाल। अब एक क्वेश्चन आएगा, अभी बता रहा हूं बेटा। क्लोजिंग स्टॉक, इसके लिए दिस इज कॉस्ट प्राइस बेटा। अब यहां एक क्वेश्चन आएगा, लिखेगा 1 नंबर का, क्लोजिंग स्टॉक will be valued at cost or MRP
विच एवर इज लोअर। भाई जो भी आपका कॉस्ट प्राइस और एमआरपी प्राइस होगा उस कम वैल्यू पे दिखाया जाएगा। तो कौन सी वैल्यू पे दिखाया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? 1 लाख पे या 90 पे? 90 पे। क्यों दिखाया जाएगा 90 पे जब खरीदा 1 लाख का था आपने? मार्केट वैल्यू क्यों दिखाया जाएगा? यू विल से प्रूडेंस प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली? प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता था अगर लॉस है तो आज ही कंसिडर कर लो। तो 1 लाख में 10 का लॉस हो रहा है, माइनस करोगे ना तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाओगे बुक्स में? 90 एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल। ठीक है। कल को कोई कहता है कि आपने 1 करोड़ का माल उधार में बेचा था, 10 लाख रुपए ई रिकवरेबल है। ई रिकवरेबल नहीं है। कौन सा प्रिंसिपल? प्रूडेंस प्रिंसिपल। फ्यूचर का कोई भी लॉस अगर आज काउंट कर रहे हैं तो कौन सा प्रिंसिपल पावर दे रहा है हमें? प्रूडेंस प्रिंसिपल। कर लोगे? एक बार पढ़ लो बेटा बुक से। प्रॉफिट कौन सा? फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट होगा अगर आपको लगता है लॉटरी निकलेगी, आपको लग रहा है कि मेरा कोई से कोई प्रॉफिट होने वाला है, गवर्नमेंट कहती है उसको आज प्रॉफिट मत मानो, जब प्रॉफिट हो जाएगा ना तब टैक्स दे देना। तो ऑब्वियसली जब भी प्रॉफिट हो तब भी देते हैं। नहीं ऑब्वियसली फिर इसके लिए भी होना चाहिए था, इसके लिए तो पावर दे दी ना। अच्छा ये क्यों लिखा? आप कह रहे हो ये लिखने की जरूरत नहीं, ओनली लॉस के लिए लिख देते। अगर ओनली लॉस के लिए लिख देते ना तो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता सर लॉस के लिए तो बता दिया, प्रॉफिट के लिए क्या? बट अबाउट प्रॉफिट्स तो लिख दिया ना, प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं है, लॉस के लिए प्रोविजन है। पढ़ो एक बार, पढ़ो देखो पता लगेगा तुम्हें। बैंक नहीं बेटा सबके लिए की है, अकाउंट्स तो सबके लिए है, बैंक भी तो अपनी अकाउंटिंग करेगा। नहीं 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 बैंक में आ गया और रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा बेटा। बैंक आपका है क्या? बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो गई क्या आप उसको छुपा सकते हो? जिस दिन गवर्नमेंट मांगेगी डॉक्यूमेंट तो बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, पासबुक या नहीं देनी पड़ेगी? क्या आप पासबुक को चेंज कर सकते हो? अगर बैंक में 1 करोड़ आया हुआ है और मैं अपनी बुक्स में 1 करोड़ ना दिखाऊं मैं तो फंस जाऊंगा। गवर्नमेंट 1 मिनट में गर्दन पकड़ लेगी कि 1 करोड़ बैंक में आ रखा है, तुमने बुक्स में नहीं दिखा रखा है, बताओ क्या? मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, लाओ 1 करोड़ का 30%, 30 लाख रुपए टैक्स प्लस पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट, 1 करोड़ लाओ। गवर्नमेंट तो बिठा देगी बेटा 1 करोड़ की पेनल्टी, देते रहो भरते रहो आप। ठीक है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन को छुपाया नहीं जा सकता, कैश ट्रांजेक्शन को छुपाया जा सकता है और लोग छुपाते भी हैं। इसलिए तो मोदी गवर्नमेंट पीछे पड़ी है कैशलेस इकोनॉमी, कि कैश को खत्म ही कर दिया जाए, सारा क्या कर दिया जाए ऑनलाइन। आज पेटीएम से पेमेंट कर रहे हो तो सारा रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा? अगर बेटा एक आपने पिज्जा खाया और 60 रुपए पे कर दिए पिज्जा के या 100 रुपए पे कर दिए, आज तक तो तुम्हारा पिज्जा छुपा हुआ था, खाया नहीं खाया। अब तो पूरी लाइफ में कितने पिज्जे खाए सारा पेटीएम बता देगा गवर्नमेंट को, सारा रिकॉर्ड हो रहा है कौन कितना पिज्जा खा रहा है, कौन कितने जूस पी रहा है, कौन कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड। ये गवर्नमेंट का फायदा है, गवर्नमेंट का नहीं हमारा भी फायदा है। हमारी कंट्री कब डेवलप होगी? जब हम लोग ईमानदार होंगे। हम सब ईमानदार हैं, हम अपना पूरा टैक्स देते हैं, तो टैक्स किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट टैक्स का क्या करेगी? डेवलप करने पे लगाएगी, पैसा खर्च करेगी कहाँ पे? इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर। कंट्री आगे बढ़ेगी, दूसरी कंट्रियों से आगे निकलेगी। ठीक है। बाहर देशों में, चाइना में या फिर यूएस में क्या करते हैं? जितना कमाओगे 40% गवर्नमेंट को दे दो, कुछ भी हो 40% दे दो तुम। तो उससे क्या हुआ? उसमें गवर्नमेंट फिर ये कहती है कि अगर तुम बीमार पड़ गए, एक कॉल करो, तुम एक नंबर दे रखा है, कॉल करो विदिन 3 मिनट्स, मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम रखा है, आपको बेटा हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा। आपके घर में कोई है या नहीं है, आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, आपसे कोई नाम नहीं पूछा जाएगा, आपको पहले ट्रीट किया जाएगा। कोई भी दे, गवर्नमेंट का खर्चा है, सबका इंश्योरेंस है। और यहां नहीं, रोड पे चलाते रहो और किसी ने पहुंचा भी दिया तो क्या डॉक्टर ट्रीट करेंगे? और पुलिस वाले आएंगे, पुलिस वाले कहेंगे पहले हमें काम करने दो। अरे जान निकल रही है, कोई नहीं, जान ही तो निकलेगी, हमें काम करने दो हमारा,
हमारा काम होना जरूरी है, तुम्हारा काम हो या ना हो। लेकिन वहां उल्टा है, वहां कहते हैं मरीज आ गया ना, मरीज से कुछ नहीं पूछ सकते जब तक मरीज को ठीक नहीं कर देते। पहले इसको ठीक करो, फिर इससे पूछो पैसा है या नहीं है। पैसा है तो ले लो, और पैसा नहीं है तो जाने दो, गवर्नमेंट देगी। तो फैसिलिटीज भी तो है, तो तुम भी टैक्स देना स्टार्ट करो पूरा, तुम्हें भी फैसिलिटीज मिलेंगी। हाँ जी, प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ लो बेटा एक बार फटाफट से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट कि आप एक बार रीड कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। एग्जाम्पल देख लो इसमें बेटा कौन से। इसमें लिखा है ना, डू नॉट एंटिसिपेट ए प्रॉफिट, यानी फ्यूचर के प्रॉफिट को आज कंसिडर नहीं करेंगे, इसका मतलब ये। जल्दी जल्दी करो बेटा, फटाफट से खत्म करने हैं मेरे को ये 11 के 11 प्रिंसिपल आज की क्लास में ही, कल तक पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे इनको। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट प्रिंसिपल। अब मैंने आपको बताया था, अगर हमने बिल्डिंग 1 करोड़ की खरीदी तो बुक्स में कितने में ही आएगी? 1 करोड़ की आएगी बेटा बुक्स में। अगर मैंने 10 साल पहले 1 करोड़ की खरीदी थी तो बुक्स में कितने की दिखा रहे होंगे? उल्टा कम हो रही होगी वैल्यू। क्यों कम हो रही होगी? क्योंकि हर साल यूज हो रही होगी, डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, डेप्रिसिएशन लग लग के हर साल वैल्यू क्या हो रही होगी बेटा? कम होती जा रही होगी गुडविल की, सॉरी बिल्डिंग की वैल्यू। बट मार्केट में बताओ बिल्डिंग की वैल्यू, मेरी बुक्स में तो क्या पता 40 लाख रह गई हो, क्या मार्केट में 40 लाख होगी? 1 करोड़ होगी? 1 करोड़ तो 10 साल पहले खरीदी थी, आज कितनी होगी? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ पक्का। लेकिन हम बुक्स में 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ नहीं दिखा सकते। हम अपनी बुक्स में किसी भी फिक्स्ड एसेट को, किसको वर्ड यूज कर, सोच लो किसको बोल रहा हूं, ये प्रिंसिपल ओनली फिक्स एसेट के लिए बना है बेटा, ओनली एंड ओनली फॉर, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट, ओनली फिक्स एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को आप अपनी बुक्स में कॉस्ट प्राइस पे दिखाओगे, मार्केट प्राइस पे नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि प्रिंसिपल का नाम ही क्या है? हिस्टोरिकल। जिस वैल्यू पे खरीदी उसी वैल्यू पे दिखाओ, मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखा सकते। पढ़ लो, वो तो दिखानी है, वो तो हर साल, वो एक अलग पॉइंट है, इसमें लिखा होगा, पढ़ो आप। हाँ यस, मान लो 1 करोड़ की खरीदी थी 10 साल पहले, डेप्रिसिएशन लग के बेटा आज मेरी बुक्स में वैल्यू 40 लाख रह गई, लेकिन मार्केट तो 2.5 करोड़ होगी ना। अब मैं क्या कहूंगा, 40 लाख की चीज 2.5 करोड़ में बेच रहा हूं, तो 2 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट हो गया मेरे को, ठीक है। इसमें है बेटा सब कुछ, आप देखो तो एग्जाम्पल दे रखा है, पढ़ के देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन ये है ओनली बेटा प्रिंसिपल किसके लिए? फिक्स्ड एसेट्स के लिए, ये याद रखना। इसमें कई बच्चे मार खा जाते हैं। तो बिल्डिंग पे लगी ना, पर वैल्यू तो लैंड की बढ़ी। डेप्रिसिएशन बेटा अगर बिल्डिंग मेरी बुक्स में है तो बिल्डिंग ही होगी ना, लैंड इज ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग। अगर मैं अपनी एसेट में बिल्डिंग दिखा रहा हूं तो बिल्डिंग का मतलब क्या? ओनली बिल्डिंग की वैल्यू दिखा रहा हूं। अगर ये बिल्डिंग बेटा 2.5 करोड़ की है और मैं कहता हूं मैंने 2.5 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी, तो क्या तुम्हें ये लगता है मैंने लैंड नहीं खरीदी इसकी? लैंड इज ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग। बट डेप्रिसिएशन तो बिल्डिंग का ही होगा। हाँ, बट वो अलग अलग नहीं हो सकती ना वैल्यू, लगेगा तो पूरी पे ना डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग तो पूरी है ना। डेप्रिसिएशन तब नहीं लगेगा जब ओनली लैंड हो, उस पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन बना दी तो फिर वो लैंड नहीं रही, वो बिल्डिंग बन गई फिर, और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है। हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। ये बेटा आपको आता है। अब मैंने जब आपको फर्स्ट क्लास में प्रॉफिट निकालना सिखाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मैं 1 साल का प्रॉफिट देख रहा हूं तो सेल कितने साल की होनी चाहिए और खर्चे कितने साल के होने चाहिए? 1 साल के। 1 साल की सेल में से 1 साल के खर्चे माइनस होने चाहिए ना, तभी तो मैचिंग हो पाएगी। अगर मैंने फर्नीचर खरीदा, वो खर्चा काउंट होगा या नहीं होगा? नहीं, फर्नीचर खर्चा काउंट नहीं होगा। फर्नीचर की जितनी वैल्यू मैंने 1 साल में यूज कर ली,
मान लो मैंने 1 लाख का फर्नीचर यूज किया, तो 1 लाख का फर्नीचर कितने साल तक यूज होगा? 10 साल तक। पर ईयर कितना यूज हो पाएगा? 1 लाख अपॉन 10,000। तो हर साल खर्चा कितना दिखाएंगे? खर्चा तो है ही। हाँ खर्चा है बट ओनली 10 है ना, 1 लाख तो नहीं है ना, हाँ मतलब 10,000 है। मैचिंग प्रिंसिपल, इनकम 1 साल की तो खर्चे भी कितने साल के? 1 साल के। वो अब समझ में आया क्यों दिखाया था मैंने? 10 साल का खर्चा एक ही साल में क्यों नहीं डाला मैंने? क्योंकि मैचिंग नहीं हो पाएगी। अगर इनकम 1 साल की है तो खर्चे भी 1 साल के होंगे। पढ़ लो बेटे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंड। एक साल में बंद हो गए तो लॉस हो जाएगा। सॉरी बेटा, बिजनेस अगर एक साल में बंद हो गए तो लॉस हो जाएगा। नहीं बिजनेस 1 साल में बंद क्यों करना है बेटा? क्या हम ये सोच के अकाउंटिंग करेंगे कि 1 साल में लॉस होगा, 1 साल में बिजनेस बंद करेंगे? ठीक है, हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो मेटेरियल सॉरी गोइंग कंसर्न एजम्पशन यूज करते हैं ना, पढ़ के आए हैं गोइंग कंसर्न। मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ लो बेटा एक बार फटाफट से। पॉइंट नंबर 9 आपको आता है ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। ड्यूअलिटी मतलब हर ट्रांजैक्शन कितने एस्पेक्ट होते हैं? 2, एक डेबिट और एक, कहीं कोई चीज प्लस होगी तो कहीं कोई चीज माइनस भी होगी। 2 एस्पेक्ट होंगे, इसको ही कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। यानी बिजनेस के अंदर हर ट्रांजैक्शन 2 होते हैं बेटा। अगर मैं कोई कल को बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखवाऊंगा ना आपको, कहीं भी पूरी साल इतने सारे अकाउंट सिखाऊंगा, उसमें जहां भी कोई ट्रांजैक्शन लिखाऊंगा तो 2 जगह आएगी बेटा, एक जगह कभी नहीं लिखाऊंगा, 2 जगह। इधर आएगी तो उधर भी आएगी, इधर तो इधर भी, इधर तो उधर भी, 2 जगह कम से कम आएगी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अकाउंटिंग जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उसके इफेक्ट 2 होंगे, इसलिए मैंने यहां पे लिखवाया भी था। 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक, अगर कोई डेबिट हो रहा है तो वही चीज क्रेडिट भी होगी, और कोई चीज क्रेडिट हो रही है वही चीज कहीं ना कहीं जाके डेबिट भी होगी। कोई चीज प्लस हो रही है तो माइनस भी होगी, माइनस हो रही है तो फिर वो प्लस भी होगी। ये ड्यूअल प्रिंसिपल कहता है। और ड्यूअल प्रिंसिपल पे तो अकाउंटिंग इक्वेशन सीख के आए हो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट क्या है? रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये प्रिंसिपल पता क्या कहता है? ये कहता है रिवेन्यू होती है बेटा सेल्स। अगर मैंने 10 लाख का माल बेचा तो 10 लाख मेरी क्या है? रिवेन्यू। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है, रिकॉग्नाइज का मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करना। ये प्रिंसिपल कहता है कि बुक्स में अपनी रिवेन्यू को तभी लिखना बेटा जब आप उसको अर्न कर लो। तुमने 12th क्लास की फीस मेरे को दे दी, तुमने 12th क्लास की फीस मुझे 11th क्लास में ही पे कर दी बेटा, इज इट माई रिवेन्यू? नो, दिस इज नॉट माई रिवेन्यू बिकॉज इट इज नॉट अर्न्ड। ये अभी तक मैंने कमाई। हाँ, मैं अपनी बुक्स में इनकम कब दिखाऊंगा? जब मैं उस इनकम को अर्न कर लूंगा। अर्न करने का मतलब पढ़ा दूंगा। 11th क्लास की फीस दे दी आपने बेटा, और मैंने 11th क्लास आपको पढ़ा भी दी, इज इट माई रिवेन्यू? यस, नाउ दिस इज माई रिवेन्यू, क्योंकि मैंने वो अर्न कर ली, कमाई है मैंने वो। बट 12th क्लास की फीस अभी तक मैंने कमाई नहीं है, वो मैंने आपसे ले ली बट अभी कमाई नहीं है वो, तो मेरी लायबिलिटी कहलाएगी, मेरी इनकम नहीं होगी बेटा वो। तो ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल यही कहता है, अपनी बुक्स में उसी पैसे को काउंट करना जो आपने कमा लिया। समझ गए बेटे? इसके ऊपर आपने वर्क किया। एडवांस पेमेंट नहीं, एडवांस पेमेंट 12th की फीस एडवांस तो होगी मेरे लिए, मैं उसको इनकम मानूंगा ही नहीं अपनी। अब आपको से कोई पूछेगा एडवांस को आप इनकम क्यों नहीं मान रहे, तो रट्टा मारोगे या उसको बोलोगे रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल? हम कहेंगे प्रिंसिपल है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि जब रिवेन्यू को कमा लो तभी रिकॉग्नाइज करना, अदरवाइज रिकॉग्नाइज मत करना, लायबिलिटी मानना उसको अपनी। ठीक है, पढ़ लो बेटा एक बार ऊपर से फटाफट से, रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को भी पढ़ लो। और लास्ट प्रिंसिपल है बेटा वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, पर्सनल बायस। अकाउंटिंग के अंदर आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने आपको पावर दे दी, आप अपनी अकाउंटिंग खुद कर लो, प्रॉफिट खुद निकाल लो, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ घपला कर लो।
वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बना दिया गया, प्रिंसिपल बना दिया गया, और इस प्रिंसिपल में ये लिख दिया गया बेटा कि आपकी जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होंगी दैट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, उसके अंदर कोई बोगस एंट्री नहीं होनी चाहिए। और जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे उसका क्या होना चाहिए, एविडेंस। एविडेंस मतलब प्रूफ। अगर आप कहते हो मैंने 10,000 रुपए खर्च करे पेट्रोल के ऊपर, तो पेट्रोल की पर्चियां रखो। अगर मैं कहता हूं 12 क्लासेस में 1.5 लाख रुपए मैंने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कर दिया, तो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी के क्या होने चाहिए, 1.5 लाख के बिल होने चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि मैंने सैलरी पे कर दी, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, सैलरी का रिकॉर्ड होना चाहिए, सैलरी सीट होनी चाहिए, किस किस इंप्लॉय को कितनी कितनी सैलरी पे कर दी। जिस दिन गवर्नमेंट चेक करने आएगी तो हमें सारे प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, और जब अगर प्रूफ नहीं दिखा पाए तो क्या हुआ, वो खर्चा फिर नहीं माना जाएगा, चाहे आपने किया है। पक्के प्रूफ होने चाहिए सबके। कौन सा प्रिंसिपल कहता है सबके पक्के प्रूफ होने चाहिए? कौन सा प्रिंसिपल कहता है आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए? पर्सनल नोट छोड़ दो, वेरीफिएबल, सॉरी मान के चल आपने पर्सनल बायस। बायस मतलब क्या होता है, और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या अनफेयर। बेटा मान लो तुम सब बच्चों के लिए मैं एक लॉटरी निकाल रहा हूं, और इस बच्चे के साथ मेरा थोड़ा ज्यादा प्यार है मान लो, और मैं चाहता हूं ये बच्चा लॉटरी जीत जाए, ठीक है? तो मैंने जिस लॉटरी के ऊपर इनाम था उस लॉटरी का कलर इसको बता दिया, और तुम्हें नहीं बताया किसी को भी, तो बताओ ये निकाल लेगा नहीं निकाल लेगा लॉटरी? ये निकाल लेगा। बताओ मेरा पर्सनल बायस था या नहीं था? मेरा पर्सनल बायस था। आई शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। अगर मैं एक अच्छा इंडिपेंडेंट रोल प्ले करना चाहता हूं तो मुझे किसी बच्चे से कोई पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, तब तो लॉटरी करवाने का फायदा है, अदरवाइज नहीं है। इसलिए अकाउंटिंग के लिए लिखा गया। अगर अकाउंटिंग करनी है तो फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए बेटा। अगर बायसनेस रखोगे तो कभी प्रॉफिट आएंगे ही नहीं। इंडिया में क्या हो रहा होगा, बायसनेस हो रही होगी नहीं हो रही होगी? हो रही होगी। पापा से पूछ के देखना, कमाते कितने हो, बताते कितने हो। गवर्नमेंट को कम बताया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट अपने प्रयास करती है। गवर्नमेंट के पास अपनी यूजेस हैं, अपने रिसोर्सेज हैं। गवर्नमेंट पता लगा लेती है तुम झूठ बोल रहे हो और पकड़ लेती है। पकड़ लेती है, टैक्स तो लेगी लेगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेगी, और इंटरेस्ट के साथ क्या लेगी, पेनल्टी भी लेगी, फाइन भी लेगी, और चुतड़ों पे डंडे मारेगी अलग, मतलब जेल में डालेगी अलग। अब केजरीवाल फंस गया बेचारा, अब किया नहीं किया वो तो बाद की बात है, माटी पलीत तो हो ही गई। तो हम बेटर हैं वो काम ना ही करें, कम कमाएं बट सुखी रहें, ठीक है? बट बोगस खर्चे मत डालना। कभी सोच रहे सर सिखाते हैं बोगस खर्चे डालने, हाँ, लेकिन बेटा ज्यादातर क्या होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं ना, ये बड़े कंजूस होते हैं। जितने भी बिजनेसमैन है, चलो खुद 1 करोड़ कमा रहा है और हमसे अकाउंट चेक करा के 1 लाख का चेक नहीं दिया जाता। कह रहे सर कहाँ यार, खर्चे नहीं निकलते। 1 करोड़ कमा रहा है, खर्चे नहीं निकलते उसके। जब फीस का बारी आएगी, सर कहाँ पैसे हैं, है ही नहीं पैसे, अगले महीने देंगे। अब अगले महीने क्या देंगे, देने ही नहीं पैसे। बताओ टैक्स बचाओगे या नहीं बचाओगे? आपको सर टैक्स बचाएंगे, आप बोलो कितना बचाना है टैक्स, कह रहे इतना बचा दो, आपको इतना दे देंगे। तो चेक लेना है तो टैक्स बचाना होगा, यस बचाना होगा। तो इसलिए कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है बेटा, पैसों के चक्कर में, फीस के चक्कर में हो सकता है बचा देते होंगे, ठीक है? कर लोगे बेटा 11 प्रिंसिपल्स। अब कितने हो गए, 3 तो हो गए हमारे कॉन्सेप्ट और 11 हो गए प्रिंसिपल्स। ये 14 चीजें हो गई बेटा। इसके ऊपर आप यूटी में मान के चलना 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा 20 में से, हाफ ईयरली में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा इन 14 पॉइंट में से, 3 + 11, और हाफ फाइनल एग्जाम में भी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बेटा इनको घर पे जाके रटो, एक एक वर्ड को। अभी तो आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, मैंने मीनिंग समझाया और आपने डिटेल में नहीं पढ़ा मीनिंग। घर पे जाके इसका पोस्टमार्टम करो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है तो उसमें देखो कितनी लाइनें हैं, लाइनों के बाद देखो कितने वर्ड है, और एक एक वर्ड को जाके रीड करके उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करो कि क्या मीनिंग है। और कल को अगर सर दे दे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रूडेंस प्रिंसिपल, तो प्रूडेंस प्रिंसिपल में मैं क्या लिखूंगा, 3-4 लाइनें तो लिख के देनी पड़ेंगी। वो 3-4 लाइनें याद करो बेटा बुक से, ठीक है? चलो थैंक यू। ये लो बेटा बुक किसकी है?